अस्सलाम वालेकुम। कैफ 5 लेक्चर 3 स्टार्ट हो गया जी। और कल हमने कंक्लूड कर लिया था इसको, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट को। प्रोडक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करे। तो हमने कहा था आसान अल्फाज में यूँ कह लें, जो फैक्ट्री की चार दीवारी का खर्चा है, या तो वो डायरेक्ट मटेरियल होगा या वो डायरेक्ट लेबर होगा, या नहीं है इन दोनों में से कोई, और फैक्ट्री की चार दीवारी में है तो वो FOH है। तो ये तीनों प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा है। और पीरियड कॉस्ट है जो रेवेन्यूज़ के साथ मैच की जाती है, उसका प्रोडक्ट से ताल्लुक नहीं होता, किसी स्पेसिफिक पीरियड के अंदर जिस पीरियड में इनकर होती है उसमें चार्ज कर दी जाती है। ठीक है, तो हमने फिर ये देख लिया था इस तरह से करके कि ट्रेडिंग बिजनेस अगर है तो उसने कॉस्ट ऑफ परचेज निकालनी होती है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है वो कॉस्ट, क्योंकि गुड्स परचेज करके नहीं बेचते तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ परचेज निकालना है तो सिंपल परचेज प्राइस और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को ऐड करेंगे, और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालनी है अगर, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं जिसमें डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर आती है और FOH आते हैं। ठीक है, ये मिलकर टोटल फैक्ट्री कॉस्ट बन गई। ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की एडजस्टमेंट की तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बन गई, और फिर अगर फिनिश गुड्स की एडजस्टमेंट कर लेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल बन जाती है, वो जो हमने मेन पे किया हुआ। ठीक है, तो प्रोडक्ट कॉस्ट आपको नज़र आएगी यहाँ पर, ये प्रोडक्ट कॉस्ट है। इसी में से ही अनसोल्ड को हम कहाँ रखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक में। तो प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो क्लोजिंग स्टॉक में भी पड़ी होती है। जो नहीं बिकती चीज़ें उनकी वो प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी होती है, और जो बिक जाती हैं वो कहाँ पे पड़ी होती है, ओह माशाल्लाह, क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी होती है। और जो चीज़ें बिक जाती हैं उनकी प्रोडक्ट कॉस्ट क्या हो जाती है जी, कॉस्ट ऑफ सेल बन जाती है। ठीक है, तो प्रोडक्ट कॉस्ट ट्रेडिंग बिजनेस की और प्रोडक्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की कैसे निकलती है, ये हमने बात कर ली थी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद तो अगर मैं इसको थोड़ा यूँ समराइज़ करूँ तो इससे एक स्टेप आगे जाते हैं। हमें अगर कैलकुलेशन करनी पड़े सेल प्राइस की, आगे चल के आपको सेल प्राइस कैलकुलेट करना पड़ जाती है, तो सेल प्राइस कैलकुलेट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर ट्रेडिंग की बात तो आसान है, वो हो जाती है अभी पढ़ते हुए। इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस तो सेल प्राइस आपको बचपन से ही पता है, अकाउंटिंग में आने से, इस फील्ड में आने से पहले भी आपको पता ही होगी ये बात, तो कि जो आपकी कॉस्ट होती है उसमें आप एक रीजनेबल प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो आपकी सेल प्राइस निकल आती है। अब मामला यहाँ पे फंसा हुआ है, ये कॉस्ट में क्या क्या होता है। हमने कहा जी कॉस्ट दो हिस्सों पर, दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। कॉस्ट दो चीज़ों का जो है वो मजमुआ है, एक है प्रोडक्ट कॉस्ट और दूसरा है पीरियड कॉस्ट। ठीक है, ये अब पढ़ा के, ये मैं असल में बेसिकली आपसे लिंक जो है वो बनाता चला जा रहा हूँ एंड तक ताकि चीज़ें पहुँचे ना। ठीक है, अब प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर क्या क्या हमने देखा जी, प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या क्या होता है जी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है और FOH। और पीरियड कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें जी आ सकती हैं, सेलिंग और सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है जी, तो ये कोई अगर आपसे पूछ ले कि प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालें, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट उन तीन चीज़ों का मजमुआ है। लेकिन कोई अगर आपको कह दे टोटल कॉस्ट निकालें तो फिर ये सारी चीज़ें आएंगी। और कोई अगर आपको कहे सेल प्राइस निकालें तो आपने कौन सी कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करना है, टोटल कॉस्ट में, क्योंकि आपने बिजनेस से प्रॉफिट कमाना है ना। आपने सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट तो नहीं आपने कमाना होता, बाकी खर्चों को भी माइनस करके नेट में प्रॉफिट आना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखाता चला जा रहा हूँ, पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो सेल प्राइस निकालना अगर फॉर्मूला के थ्रू करना पड़े तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस FOH की कॉस्ट। अच्छा, अब यहाँ पर एक छोटी सी बात कि डायरेक्ट मटेरियल और
डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट है, ठीक है, इसको प्राइम कॉस्ट कहा जाता है। फिर एक और चीज़ आपको मैंने बताई थी कि अगर आप डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और एफओएच को कंबाइन करके बोलें तो ये क्या कहलाता है जी, कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है जी, बहरहाल, और ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या कहलाती हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। फिर कहते हैं जी एमसीक्यूज़ के लिए अलग क्लासेस हों, ये एमसीक्यूज़ ही तो होते हैं ऐसे ही, और यहीं से बड़े सवाल भी बन रहे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें समझ के चलनी होती हैं। तो बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, हम तो कर रहे थे सेल प्राइस कैलकुलेट, ठीक है, तो सेल प्राइस के अंदर अभी मज़ीद कुछ कॉस्ट ऐड होकर प्रॉफिट को ऐड करना है। तो अगली कॉस्ट कौन सी है जी, सेलिंग कॉस्ट, फिर एडमिन कॉस्ट्स, फिर फाइनेंस कॉस्ट्स, ठीक है, और फिर इसके अंदर आपने ऐड करना होगा प्रॉफिट। तो ये पीरियड कॉस्ट आ गई। तो एक कहानी होती है पूरी, उसका एंड तक पहुंचाना उसको ज़रूरी होता है, चीज़ों के लिंक बनते चले जाए, पीरियड कॉस्ट, ठीक है जी। और ये दोनों मिलकर बनती हैं टोटल कॉस्ट, और इन दोनों के अंदर अगर आप प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो ये वो प्राइस है जिस पे आप अपनी प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हैं, प्रॉफिट, ठीक है जी। तो सेल प्राइस का फॉर्मूला फिर ये बन गया जी। ठीक है, ये ऐसे थोड़ी सी ज़रा गपशप थी, मैंने कहा चले लगा लें। अच्छा, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट की तरफ हमने मूव करना है, लेकिन उससे पहले ज़रा थोड़ा सा इसी को मज़ीद पक्का कर लेते हैं, जो मैंने जो है वो आप लोगों को बताई हैं बातें, कि ये डिफरेंट तरह से रिक्वायरमेंट आ सकती है, सेल प्राइस मांग ले, सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट मांगे, टोटल कॉस्ट मांगे, तो पता होना चाहिए, ठीक है भाई। आवाज़ कम होगी क्योंकि मेरा वॉल्यूम कम है, इस वक्त तक गला बैठ जाता है रमज़ान में, तो मतलब इनको तो आवाज़ ठीक आ रही है आई थिंक, लेकिन वो मैं रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर आवाज़ सही जा रही होगी। ओके, अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा पढ़ लें एक दफ़ा, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना जी, डिफरेंसेस की बात हो गई थी प्रोडक्ट कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर हमने कहा था मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर, इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस प्रोडक्ट कॉस्ट मींस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड एफओएच। डायरेक्ट मटेरियल क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट किसे कहा था जी हमने, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है जो कि ट्रेस हो सके फुली के एक यूनिट पर कितनी लगी है, एंड हैज़ सिग्निफिकेंट पार्ट इन ओवरऑल कॉस्ट, और बीच वाली बात भी ठीक है, इंटेग्रल पार्ट बन जाती है, वो तो दूसरी भी बनी जाती है। तो ये दो बातें मेन याद रखने वाली हैं, ठीक है। डायरेक्ट लेबर के बारे में क्या कहेंगे जी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या वेजेस कॉस्ट फैक्ट्री वर्कर्स की ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है, ठीक है। और ये क्या है, ये वेजेस कॉस्ट उन फैक्ट्री वर्कर्स की हैं जो एक्टिवली इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग में, एंड उनका टाइम स्पेंड हर यूनिट का क्लियरली ट्रेस हो सके, जैसे मटेरियल कितना लगा है वैसे ही लेबर कितनी लगी, ठीक है। और इनकी कुछ एग्जांपल्स भी फिर गिवन थी। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या है जी, ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करने वाले अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर आर कलेक्टिवली नोन एज फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स एक ही चीज़ का दो नाम है। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये भी इसी का नाम है, इनडायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट तो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में ही हो रही होती है। फैक्ट्री कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, फैक्ट्री की डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर है, और फैक्ट्री की इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, एफओएच। तो ये डिफरेंट नेम्स हैं इसके, ठीक है, सही है। तो ये शायद कल आपका सवाल था, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हैं, इन्हीं को ही प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी कह सकते हैं, इन्हीं को इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कह सकते हैं, इन्हीं को इनडायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल फैक्ट्री ओवरहेड्स की क्या है जी, इनडायरेक्ट मटेरियल में हमने कुछ देखी थी, इनडायरेक्ट लेबर में सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर, फैक्ट्री स्वीपर, शॉपकीपर, स्टोर कीपर, सिक्योरिटी गार्ड, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, आइडल टाइम वेजेस क्या होती हैं ये अभी तो नहीं पता लगेगा, लेबर के चैप्टर में जाके पता लगेगा। वेले बैठने के कुछ पैसे देते हैं हम, असल में ना, चले सुन ही ले थोड़ी सी बात। हमारी
नॉर्मली ऐसा होता है जब हम चीज़ बना रहे होते हैं तो उसकी जो हमारी लेबर होती है वो स्किल्ड लेबर होती है। तो स्किल्ड लेबर ऐसे नहीं है कि जब काम है तो आप करा लें, जब नहीं है तो आप उनको झंडी करा दें, ठीक है। अगर काम आ गया तो फिर ढूंढने जाओगे तो स्किल्ड लेबर तो नहीं मिलेगी, इसलिए स्किल्ड लेबर को आप अपने पास रखना चाह रहे होते हैं। तो उसके लिए आप उनके साथ कोई मिनिमम वेजेस तय कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे भाई काम करोगे तो काम करते हुए हर घंटे के 500 रुपये मिलेंगे, लेकिन अगर कभी काम नहीं होता, फारिग बैठे हो, तब भी तुम्हें 100 रुपये घंटा देंगे, तुम्हारे घर का किचन तो चलता रहे, ताकि वो कहीं जाए ना। इसको कहते हैं आइडल टाइम की वेजेस पे करना। तो ये फिक्स्ड वेरिएबल की डिस्कशन करें तो ये फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि ये प्रोडक्शन के बदलने से बदल नहीं रही। लेकिन अगर इसकी डिस्कशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में करें तो ये डायरेक्ट लेबर के अंदर शामिल नहीं करेंगे, बल्कि इसको कहाँ फेंक देंगे, FOH के अंदर। अल्टीमेटली प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा तो बन रहा है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट वेजेस में सिर्फ प्रोडक्शन लेबर के एक्टिव आवर्स की वेजेस आएंगी। अगर वेले बैठने के उनको को पैसे दिए हैं तो प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा तो बनेगा, लेकिन उसको इनडायरेक्ट लेबर कह के FOH में डाल देंगे, ठीक है। जिन्होंने 2 लेक्चर नहीं लिए हुए उनके तो ज़रा ऊपर से बातें गुजर रही होंगी। अब ये ना कहना समझ आ रही है, ठीक है ना, मतलब थोड़ी थोड़ी आ रही है ना, इन जितनी नहीं आ सकती आपको समझ, जो भी कर लो आप, ठीक है ना। हाँ, सिलेबस चेंज हो गया FAR और CR का, है आप लोगों को तो कोई असर नहीं पड़ा, बेहतरीन। अच्छा जी, तो इनडायरेक्ट लेबर के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आइडल टाइम की वेजेस जो हैं प्रोडक्शन वर्कर्स की, ठीक है, वो क्या है, वो FOH है। वो क्या है, FOH। यानी डायरेक्ट वेजेस के अंदर आपने आइडल टाइम के पैसे नहीं डालने, वो इनडायरेक्ट लेबर में डाल देने, यानी FOH का हिस्सा बना देने, ओके। उसके बाद इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी कोई हो सकते हैं। हाँ, सारे बाकी के इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर के अलावा बाकी सारे ही इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस ही हैं। वो सारे के सारे जो हमने पढ़े थे, रेंट है, डेप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस है, कूलिंग हीटिंग एक्सपेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, लाइटिंग एक्सपेंसेस हैं, ये सब के सब क्या हैं, फैक्ट्री के खर्चे हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर नहीं है, तो ये क्या है, FOH, ठीक है। अब अगर आपको कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट करनी पड़े, कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़े पर यूनिट, और आप बात कर रहे हैं इस वक्त हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, ठीक है, तो आपकी 3 चीज़ों से मिलकर जो है वो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट बनती है। अब यहाँ पे ना ये मैं असल में प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ। चलो ये पहले प्रैक्टिस करके आते हैं, फिर पढ़ेंगे, इसको अभी भी छोड़ दें। तो FOH की भी मैंने डेफिनेशन आपको पढ़ा दी, उसके बाद इसको ज़रा अभी मैंने रोका है, और भाई तुम्हें भी रोका हुआ, ठीक है जी। अब प्रोडक्ट कॉस्ट ट्रेडिंग बिजनेस में कैसे बनेगी, अभी हम प्रोडक्ट कॉस्ट पढ़ के आए हैं किसमें, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की प्रोडक्ट कॉस्ट क्या थी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, FOH। और ट्रेडिंग बिजनेस की सारी बातें पढ़ाई हुई हैं। ट्रेडिंग बिजनेस की प्रोडक्ट कॉस्ट कैसे निकलेगी, इन अ ट्रेडिंग बिजनेस प्रोडक्ट कॉस्ट आर ऑल दोज कॉस्ट incurred to purchase goods and expenses incurred for bringing such purchased goods to present business location. Examples includes purchase cost, carriage inward, transportation inward, non-refundable taxes like custom duty, import duty, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट कुछ लिखे हुए नहीं भी है, मैंने कहा था तफसील से इंशाल्लाह जब मैं आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर करवाऊंगा उसमें ये सारी रिवीजन करेंगे जो आपने IS2 में पढ़ी थी, ठीक है। अभी बस आइडिया हो गया। अच्छा, ये तो होगी जनाब प्रोडक्ट कॉस्ट, बस मैंने एक स्टार अभी लगाया, इसके कुछ छोटे छोटे सवाल कर लें ज़रा, तो फिर ये समझ आ जाएगी। फिलहाल ये समझाने के लिए मुझे एग्जांपल देनी पड़ेगी, उससे बेहतर है वो एग्जांपल सॉल्व करें, यहाँ से आगे पढ़ें। जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो पीरियड कॉस्ट किसे कहते हैं, मैंने बता दिया था आपको। पीरियड कॉस्ट कहते हैं वो कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट नहीं कर रही। पीरियड कॉस्ट आर नॉट एसोसिएटेड विद मैन्युफैक्चरिंग और परचेजिंग ऑफ प्रोडक्ट। अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो फिर परचेजिंग के साथ नहीं एसोसिएट कर रही। एंड आर मैच्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड इन विच दीज कॉस्ट आर इनकर्ड। These costs are also known as non-production cost और non-manufacturing cost, ये भी इनको कहते हैं, ठीक है। Examples include marketing, selling, distribution expenses, बहुत सारी examples आ रही हैं, advertisement है, traveling cost है, सैलरी और सेल्स स्टाफ है, सेल्समैन कमीशन है, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स है, वेयर हाउस की कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, वेयर हाउस फिनिश गुड्स का अगर है तो उससे रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है, अगर अपना है तो उसकी डेप्रीसिएशन, अगर किराए पे है तो उसका रेंट, उसमें लगे हुए बिजली के पंखे, कुमकुमों की बिजली का खर्चा, स्टोर कीपर की सैलरी, ये क्या है, ये वेयर हाउस के से रिलेटेड कॉस्ट्स हैं। अब वो वेयर हाउस अगर आपका रॉ मटेरियल का वेयर हाउस है तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट FOH है,
और अगर वही वेयर हाउस आपका फिनिश गुड्स का है तो वो सेलिंग एक्सपेंस बन जाएगा, मार्केटिंग। फ्यूल ऑफ डिलीवरी व्हीकल्स, लाइसेंस फी ऑफ डिलीवरी व्हीकल्स, रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ डिलीवरी व्हीकल्स। ये क्या है? ये कुछ एग्जांपल्स हैं पीरियड कॉस्ट की, और ये पीरियड कॉस्ट कौन सी है? मार्केटिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। एडमिन कॉस्ट भी पीरियड कॉस्ट है, मसलन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रेमुनरेशन, अकाउंटेंट्स की सैलरीज, ऑडिट फी, ऑफिस रेंट, सैलरीज ऑफ मैनेजरियल स्टाफ, रिपेयर मेंटेनेंस ऑफिस वगैरह वगैरह। और तीसरी क्या है? फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, लोन हो गया, डिबेंचर्स हो गया, कोई बैंक कमीशन, बैंक चार्जेस हो गए, क्या है? फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है जी। तो ये आप जो मैंने ये यहाँ पे बनाया था ना इस तरह से, इससे बेहतर ये आपके लिए, एक बार बनाया था फिर मैंने इसी को नोट्स का हिस्सा बना दिया, मुझसे टेबल बन नहीं रहा था उस वक्त, टाइम ज़रा कम था, तो वो मैंने नोट्स के अंदर ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया था। तो ये किसी पिछली से शायद पिछली अटैम्प्ट के अंदर बच्चों के लिए बनाया था। तो ये है जनाब खुलासा कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो प्रोडक्ट कॉस्ट ये यहाँ से चले। टोटल कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, टोटल कॉस्ट जो होती है वो मुश्तमिल होती है प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में प्रोडक्ट कॉस्ट होती है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच, ठीक है, और पीरियड कॉस्ट होती है सेलिंग, एडमिन और, ठीक। और अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस की बात करें तो टोटल कॉस्ट भी फिर भी दो ही चीज़ों से मिलकर बनती है, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। लेकिन प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर परचेज कॉस्ट है और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। बना नहीं रहे, खरीद रहे हैं बनी बनाई चीज़ें, ठीक है। और पीरियड कॉस्ट तो यहाँ पे भी सेम ही है, ठीक है। तो ये नोट्स में मौजूद है, इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स में मौजूद है। नोट्स में आगे जाओ, ये नोट्स में ही खोला। अच्छा, मेरे आगे चला जाना है फिर? हाँ जी, कोई क्वेश्चन? अब थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जाते हैं फिक्स वेरिएबल पे, आज वही करना है इंशाल्लाह। थोड़ा सब्र का दामन जो है वो थामे, ठीक है। ये देखो अगली चीज़ वही है, वेरिएबल और फिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। बस ये जो स्टार है ना, इस स्टार को पढ़ाने के लिए कुछ सवाल कर रहा हूँ मैं, छोटे छोटे चुन्ने चुन्ने मुन्ने मुन्ने। बड़ा एरिया यार फिक्स वेरिएबल का, ओए होए होए ओए होए होए, और फिर जाके क्वेश्चन शुरू हुए। तो यानी कि इसका मतलब मेन बात अब वही रहेगी हमारी बेसिक्स के अंदर। हाँ, नो डाउट अभी कुछ और चीज़ें हैं, जैसे इसी फिक्स वेरिएबल की बाइफर्केशन हमने करनी है हाई लो मेथड से, उसकी प्रैक्टिस है, सवाल आगे गिवन है। इसी तरह से मार्कअप मार्जिन की थोड़ी सी रिवीजन है, परसेंटेजेस की थोड़ी रिवीजन है, जो मैंने आपको कहा था कि हमें चाहिए है, इंट्रो का डेटा, मैथ का थोड़ा सा बचपन वाला, तो थोड़ी बहुत बातें जो है वो हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे होंगे। फिलहाल प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं जी। सबसे पहला क्वेश्चन, ये करना शुरू करते नहीं है, आप करना शुरू करें, जल्दी करें। आपके पास हर सवाल को करने का 1 मिनट है, उसके बाद फिर मैं उसको आपके सामने सॉल्व करूंगा 1 मिनट में। एक मिनट जी, तो साड़ी तैयारी नहीं पूरी हुई। अब 1 मिनट, कैलकुलेटर लाए हो? अच्छा, मैंने कहा शायद से खुद आ गए। एक मिनट तो गुजर भी गया मुझे लगता है। चले चले जल्दी करें, मैं अब से 1 मिनट लूंगा, लेकिन अब आगे स्पीड पक्की कर लें। ये छोटे सवाल में बैठ के ही कर लेते हैं, रेस्ट मार लें। वैसे तो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग वाले रेस्ट करा रहे हैं, मुझे आते ही नहीं है, मैं पिछली रिकॉर्डिंग दे देता हूँ। आप किसी दिन ना आए तो मैंने पिछली रिकॉर्डिंग दे देनी, बता रहा हूँ। आ जाते हो, चलो 10-12 बच्चे, शुक्र है, पैदल चल के जो आने वाले करीब करीब से, शुक्र है आ जाते हैं। जी 10 सेकंड रह गए। स्पीड बढ़ानी है, ठीक है ना, बुजदिलियां नहीं चलेंगी। डन जी। कैलकुलेट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ चार्जर्स, इसीलिए वो सारी बहस करके आया हूँ, सवाल की रिक्वायरमेंट से देखा करेंगे ना फिर। अब वो क्या कह रहे हैं, टोटल
लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट नहीं, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, ये प्रोडक्ट कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने निकालनी है जी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट चार्जर्स की। अच्छा जी, अब यार बहुत बड़ी फिगर्स है, रुपीज इन थाउजेंड्स कर दूं? ओके, नाउ अल्फा कंपनी प्रोड्यूसेस चार्जर्स, डडू चार्जर। अच्छा, द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ कंपनी डिटरमिन्स दैट कंपनी, एक तो ये ऑनलाइन वाले सो जाते हैं, लेक्चर लेते हैं तो मुझे समझ नहीं आती इनकी, सो जाते हैं ना। किस किस ने ऑनलाइन लेक्चर लिया था अभी जो आज फिजिकल में आए, और लेते लेते सो गए थे और मेरी बात से जागे हैं? बता दो सही से। नहीं, अब आज वाले को चेक करना, कल जा, आज घर जाके चेक करना, कर दिया मैंने वो मसला हल इनका, ठीक है, ठीक है, करोगे ना? नहीं नहीं, तो जाके कर, इसे चेक ही करना है ना यार, आप नहीं तो मुझे वो फीडबैक देना है कि हाँ नहीं अब ठीक है, ओके। अच्छा जी, अकाउंटेंट ने डिटरमिन किया कंपनी ने स्पेंड किए 12 मिलियन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पे और 2 मिलियन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे और 8 मिलियन फैक्ट्री ओवरहेड्स के टू कंप्लीट। यार इतना सिंपल सवाल, मैंने पता नहीं क्या है, इस पे टाइम लगाते रहे आप। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 12,000, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 2,000 और FOH की कॉस्ट 8,000। तो ये कितना बन गया जी? अच्छा, ज़रा रिक्वायरमेंट दोबारा पढ़ लो, पूरी हो गई रिक्वायरमेंट या नहीं? हाँ तो ठीक है, 10,000 की तो कॉस्ट आ गई। क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ चार्जेस। तो बस ये हमारी रिक्वायरमेंट है। और अगर सवाल में ये लिख दिया जाए कि पर यूनिट यानी पर चार्जर भी कॉस्ट निकालो, तो क्या करोगे? मैं साथ लिख देता हूँ, चलो। कैलकुलेट टोटल कॉस्ट, टोटल एंड पर यूनिट कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ चार्जर्स। तो अब फिर क्या करेंगे जी? कुछ नहीं, डिवाइड कर दें टोटल, ये टोटल कितने चार्जर्स की कॉस्ट है, तो फिर पर चार्जर कॉस्ट निकालनी है। तो बहुत बेसिक बातें हैं, मुझे पता है, बड़े सवालों में फिर बेसिक्स ही समझ नहीं आ रही होती, बड़े सवाल समझ आ रहे होते हैं जी। डिवाइड बाय 10,000 में चल रहा है ना बेटा, तो ये 1000 में तो लाइक विद लाइक लेके चलें, ठीक है। अगर उसको 10,000 करना है तो फिर इसको पूरा 22 मिलियन लिख दें जी। ₹2200 पर चार्जर, पर डू, ओके। चले जी, ठीक हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 करना है, और इसके लिए अब आपके पास दो क्वेश्चन नंबर 2 तो नंबर मिनट भी 2। चलो, क्या याद करोगे? जल्दी जल्दी जल्दी, स्पीडा मारो, स्पीडा, वन वे थोड़ी ट्रैफिक चलानी है। मैं तब तक ऐसे 2-4 मैसेज सुन।
हो गए 2 मिनट? वाह, मेरा पोर्टल भी बन गया। आपका पोर्टल बन गया? अच्छा, आप तो फिजिकल वाले। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट करो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ टेबल्स। अगेन टोटल कहा गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे वो जो मैंने लाइन में छोड़ के आया था ना, उसकी तरफ शायद मैं जाने लग जाऊं। अगर उसने, देखो ना, कॉस्ट निकालने का तरीका असल में क्या है। चलो देखते हैं, सवाल पहले पढ़ते हैं, फिर अगली बात देखेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ही निकालनी है हमने फिर, ठीक है जी। और तो नहीं, कब हाथ पे बैठेगा ये जी बच्चों। Arshad Limited is a furniture manufacturer. During the month ended, 1000 tables were manufactured and sold with following costs incurred. ये cost incur हुई। Wood costing 12 million was used to manufacture the tables and would be considered as direct material cost. Wages of carpenter manufacturing the table amounted to 2 million. डायरेक्ट मटीरियल आ गया, डायरेक्ट लेबर आ गई, किया हुआ काम है, जरा पक्का कर रहे हैं, रीइंफोर्स कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। फैक्ट्री सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी दी 0.5 टू लुक आफ्टर फैक्ट्री प्रेमिसेस, FOH, वेरी गुड। पैकेज ऑफ नेल्स टू होल्ड टेबल टुगेदर वाज परचेज्ड एंड यूज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ, इनसिग्निफिकेंट सी कॉस्ट है, कीले शीलें लगती हैं, पता नहीं कितनी लग जाती होती हैं जी, कहीं पे ज़्यादा लगा दी, कहीं पे उसने कम लगा दी, कहीं पे लकड़ी अच्छी आ गई, कहीं पे थोड़ी बुरी आ गई, तो है तो मटीरियल, लेकिन हमने कहा था ऐसे मटीरियल को इनडायरेक्ट FOH। 1 million was paid for factory rent and अगेन फैक्ट्री रेंट। तो यार तो सवाल ही कोई नहीं मज़े के आ रहे, इतने बुनियादी सवाल। चलो खैर, अब क्या हो सकता है, रुपीज़ इन मिलियन अब करने जो हैं, ये अब करने तो है ना। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 12 मिलियन थी। सवाल देखो, सवाल मैं नहीं जा रहा हूँ, ये बड़ा तंग करता है मुझे ऐसे करने में, वन नोट नहीं वाला। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बताइए 2। उसके बाद FOH के अंदर कोई एक चीज़ नहीं थी, FOH में मल्टीपल चीज़ें थी, ठीक है जी। तो FOH के अंदर सबसे पहले क्या है जी, इनडायरेक्ट लेबर, सिक्योरिटी गार्ड वाली कितनी है 0.5। उसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल था वो नेल्स एटसेट्रा 0.3 मिलियन आ गया। उसके बाद रेंट एंड यूटिलिटीज आ गई। फैक्ट्री लिखने की क्या ज़रूरत है, ये इधर लिख रहे हैं, इसका मतलब फैक्ट्री की है तो लिख रहे हैं जी 1। ओके, तो बस टोटल कॉस्ट कर दो, उसने कौन सा अलग से कहा है। अगर वो यूँ कह देता प्राइम कॉस्ट भी निकालो और टोटल कॉस्ट भी निकालो, तो फिर हम ऊपर एक टोटल भी कर देते और नीचे ग्रैंड टोटल भी कर देते। सवाल की रिक्वायरमेंट यहीं से बनाते जाएं। सवाल की रिक्वायरमेंट को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते होते हैं, ठीक है जी। अब उसने पर टेबल कोई नहीं कहा, इसलिए मैं नहीं निकाल रहा, वरना आप 15.8 को डिवाइड कर सकते थे, 15.8 मिलियन को डिवाइड बाय 1000 टेबल थे ना, पर टेबल भी आ सकती थी कॉस्ट, ठीक है। कहीं मज़ा नहीं आ रहा। चलो जी क्वेश्चन 3 कर दो फिर, मज़ा नहीं आ रहा। एक बात है, मेरे दिल में आ रही है कि आप इस 3 को ज़रा ट्राई करिएगा होमवर्क में, 4 पे आए। मज़े का सवाल नहीं आ रहा, अभी भी मज़े का नहीं सवाल। अच्छा, मज़े का जो मैं कराना चाह रहा हूँ सवाल वो 5वें असल में। चलो ठीक है, तीसरा कर लोगे घर पे, चौथा करो। चौथे सवाल के लिए आपके पास फिर 2 मिनट है, जल्दी कर लो, पहले जुमे की वजह से क्लास इतनी लेट शुरू किया हमने, ख़त्म भी लेट होती है फिर, पता है ना आपको। मसला तो नहीं ना कि 10-15 मिनट ऊपर चली जाए क्लास, है? आजकल तो वैसे भी कोई मसला नहीं, ऑनलाइन होता है, अगर किसी को हो मसला तो एंड पे ले जाके। आज की आखिरी क्लास, जाके सोएंगे, फिर असर पढ़ के फिर इफ्तारी करेंगे, हैं? संडे ऑन करेंगे शायद, क्योंकि फ़ायदा क्या फिर, एक छुट्टी में भी मुझे करनी पड़े, एक छुट्टी ईद से पहले में भी मुझे करनी पड़े। शुक्र है बोला है ना आपने, शर्म तो नहीं यार।
वो ऑफिस मतलब वाला डे मुझे चाहिए, वरना तो कोई मसला नहीं था। लेट्स सी। मुश्किल है सवाल। नोट्स तो सबके पास है ना? ये नोट्स पढ़े हैं पीछे, दे इनको। एक कुगू बैठे हैं सारे, दस दे भी नहीं। फिर आप किसी के साथ तो बैठे कम से कम। ये मैंने लिया, ये आप ले लो। कल मेरा वन नोट नहीं चल रहा था, उधर भी दे दो एक कॉपी। एन भी दो, हूँ मैंने भी दो। हैं कॉस्टली, देख लो। हाँ, ये भी भाई आज मेहमान है ना हमारे मोज़ेज़। इंस्पेक्टर साहब चेक करने आए, क्लास होती भी है कि नहीं। हो रही है सर, कल आओगे? एक और ने भी कहा था और आया है वो, माशाल्लाह। डन है जी? तो सर बातें चुप करेंगे तो हम करेंगे। एस्टिमेट करें प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ स्पेशल ऑर्डर। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है, सारी रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेते हैं। एस्टिमेट करें प्राइम कॉस्ट इस स्पेशल ऑर्डर की, इसी में ही वो भी निकल आएगी। एक ही सवाल, एक ही रिक्वायरमेंट के अंदर भी कर सकते हैं। चलो अलग अलग ही करते हैं, अलग अलग ही करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है जी हमने। अल्फा लिमिटेड हैज़ टू सबमिट अ बिड फॉर स्पेशल ऑर्डर टू सप्लाई 10,000 यूनिट्स ऑफ सेरामिक सैलड बाउल्स। आगे एस टाइम तो भूख लगी हुई है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू इट्स टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वुड बी, अब ये 7500 टोटल कॉस्ट है 10,000 सेरामिक बाउल्स की, ठीक है। हाँ, ये पर यूनिट कहीं पे नहीं लिखा हुआ, तो खुद से पर यूनिट नहीं कह देना, आगे आ रहे हैं सवाल। पर यूनिट, पर केजी, पर मीटर, पर लीटर, वही तो सिखाना है असल में, ठीक है। और वो बुनियादी चीज़ बेसिक्स में कराने की जरूरत इसलिए है कि इसके बाद से फिर ये हर जगह भी आया करेगा, आपको जहाँ पे भी प्रोडक्ट कॉस्ट निकालनी पड़ा करेगी, सीधी नहीं ऐसे कॉस्ट गिवन होगी। खैर चलें, अब ये तो इब्तिदाई इश्क है। डायरेक्ट लेबर 10,100। फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट वुड बी, व्हाट इज दिस 120%? मतलब सादा सी बात है, ये एफओएच को प्रेजेंट करने का एक तरीका है कि अगर वो कहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं मिसाल ले रहा हूँ कि 1 घंटा लेबर काम करती है तो हम उसको देते हैं 100 रुपये। उस 1 घंटे के दौरान जो मशीनें चलती हैं, एसी चलता है, बिजली चलती है, इस सारे खर्चे एफओएच के खर्चे बनते हैं, वो उस 1 घंटे के दौरान 120 खर्च हो जाते हैं। यानी इसका मतलब अगर 1 यूनिट पर, यानी अगर 1 घंटा लेबर काम करेगी या लेबर की कॉस्ट अगर 100 रुपये है, तो उसी दौरान जो एफओएच की कॉस्ट है वो 120 है। आसानी के लिए समझाया, अगर 1 घंटा लेबर काम करे तो लेबर को हम 100 रुपये देते हैं, तो उसी दौरान में एफओएच जो है वो उस पीरियड के अंदर, उस 1 घंटे के अंदर 120 के खर्च होते हैं। इसका मतलब होता है 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स भी हो सकता है, कॉस्ट भी हो सकती है, ठीक है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये मटेरियल से भी जोड़ा जा सकता है। यूँ भी कह सकता था 150% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, मतलब अगर एक 100 रुपये का मटेरियल लगता है तो उस दौरान उतने टाइम के लिए, यानी उसी के हिसाब से 150 रुपये की एफओएच लगते हैं। तो ये जोड़ने का तरीका है, एफओएच सीधा बताने की बजाय लिंक कर दिया जाए
ये हम इंशाल्लाह अगले चैप्टर में यही पढ़ेंगे, इसे एब्जॉर्प्शन रेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इन ऑर्डर टू सेट बिड प्राइस ऑफ ऑर्डर कंपनी विशेस टू ऐड मार्कअप, ओहो ये भी रिवाइज नहीं कराया हुआ, चलो फिर आज तो गुजारा करते हैं ना, फिर करेंगे इंशाल्लाह, पढ़ा हुआ तो है आपने जिंदगी में मार्कअप मार्जिन कई बार, ठीक है। तो सवाल डायरेक्ट ही शुरू करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए कर लें, ठीक है जी। और हम क्या निकालने लगे इसमें, ज़रा मुझे देख के बता दीजिए। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है जी, तो मिलियन में, रुपीज़ में कर लें, छोटी छोटी फिगर है ना जी। 7500, 10,000, 100, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 7500 आ गई। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी, 10100, ठीक है। बुनियाद बन रही है तो सिंपल सवाल है। उसके बाद क्या आता है जी, FOH की कॉस्ट। अब FOH उसने डायरेक्ट देने की बजाय क्या बोला, 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अगर 10,100 है तो 1.2 कर दो, 120% कर दो, आपकी मर्जी है। कितना है, 12120। तो ग्रैंड टोटल क्या बन गया, 29720। अच्छा जी, अब दूसरी दो रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो मैं अलग से नहीं कर रहा, यहीं से ही हो जाती हैं। क्या मतलब, नेक्स्ट में उसने क्या बोला, प्राइम कॉस्ट निकाल दें स्पेशल ऑर्डर की। तो प्राइम कॉस्ट के लिए आप इन दो को ऐड कर दें। ये रिक्वायरमेंट बेसिकली यूँ लिखना चाहिए था, ये रिक्वायरमेंट ए है, ये रिक्वायरमेंट बी है, तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट करें कन्वर्जन कॉस्ट। तो ये सारी बातें अब सिखा के आ रहा हूँ ना, ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर अगर आप लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगी, कन्वर्जन कॉस्ट, सी रिक्वायरमेंट। हाँ, चौथी को मैं अलग कर लेता हूँ, वैसे तो इसी को कंटिन्यू कर सकते थे। एस्टिमेट करो सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस के अंदर प्रॉफिट ऐड, यानी कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में उसने नहीं बताई सेलिंग एडमिन कॉस्ट, तो फिर खुद से तो नहीं अज्यूम कर सकता ना, तो बस इसी प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर ही। और वैसे भी वो ये कह रहा है खुद कि कंपनी विशेस टू ऐड प्रॉफिट मार्कअप ऑफ 40% ऑन टोटल कॉस्ट, नहीं टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। तो उसने खुद ही 40% ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कह दिया, तो फिर मेरे ख्याल में उसने सेलिंग एडमिन के खर्चों का भी मार्जिन यहीं पे ही रख लिया होगा। 40% जीपी आएगा, लेट से 10-15% उसमें से सेलिंग एडमिन एक्सपेंस निकल जाएंगे, तो बाकी उसका नेट प्रॉफिट भी निकल आएगा। मतलब उसने मार्जिन रखा होगा। हमें इससे क्या, उसने बोला है कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का 40%। अब ये मार्कअप मार्जिन रिवाइज तो मैंने आपको करवाना ही है। बहरहाल मार्कअप का मतलब होता है ऑन कॉस्ट, यानी कि प्रॉफिट की परसेंटेज लिंक किसके साथ है, कॉस्ट के साथ। तो फिर एक इक्वेशन आप बनाया करते थे, नहीं भी बनाते थे तो इस यहाँ पर एक तरीके से कर लेंगे ना, डिफरेंट तरीकों से आप पढ़ के आते हैं, सब तरीके सही होते हैं, सब तरीके सही होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक तरीका इसलिए करवाया जाता है कि अब एक क्लास में तो एक ही तरीका चल सकता है ना, ठीक है। तो हमारा असूल क्या होगा, जिसके साथ प्रॉफिट को लिंक किया जाए उसको आपने इस इक्वेशन में 100 अज्यूम कर लेना है, ठीक है। तो हमें उसने कहा 40% ऑफ कॉस्ट, तो फिर 100 किसको ले लें इस इक्वेशन में। ये सिंपल इक्वेशन है, बचपन से आपको बगैर अकाउंटिंग पढ़े भी इसका पता था, ठीक है। और प्रॉफिट कितना है, तो फिर इस सूरत में बैलेंसिंग फिगर क्या निकालेंगे हम, सेल की फिगर। अगर मार्जिन हो तो वो फिर देखेंगे क्या करना है, अभी तो नहीं है ना सवाल में, भी तो मजबूरी में ये करना पड़ गया। मार्कअप मार्जिन इस तरह से रिवाइज करा दूंगा आपको, 10 मिनट लगने, आज नहीं, देखते हैं फिर किसी वक्त। आज मेरा दिल है ये सवाल करके ना 5वां ज़रा, उसके बाद फिर थोड़ा सा ज़रा फिक्स वेरिएबल की डिस्कशन कर लें हम, ठीक है। कितने बजे तक का टाइम है क्लास का, 3:30 पौने 4 तक है ना, हाँ भी है टाइम। अच्छा जी, अब नंबर 1 स्टेप क्या है, इक्वेशन बनाएं जिसके अंदर जिसके साथ प्रॉफिट लिंक्ड है उसे 100 अज्यूम कर लें और ये इक्वेशन पूरी कर लें। नंबर 2 स्टेप क्या है, आप फॉर्मूला यूज करें और फॉर्मूला यूज करके रिक्वायर्ड अमाउंट, वो फॉर्मूला क्या है, आपको रिक्वायर्ड अमाउंट निकालनी है। कोई एक अमाउंट सवाल में गिवन होगी, वो गिवन अमाउंट पकड़ेंगे, गिवन अमाउंट को डिवाइड करेंगे गिवन अमाउंट की परसेंटेज से। ये जो ऊपर आपने परसेंटेज, ये बेसिकली परसेंटेजेस है,
ये परसेंटेज है, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको रिक्वायर्ड अमाउंट की परसेंटेज, ठीक है जी। ये स्टेप 2 होगा हमारा। अब रिक्वायर्ड क्या है? सेलिंग प्राइस। रिक्वायर्ड क्या है? सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस की इक्वेशन के अंदर परसेंटेज 140 है। गिवन क्या है हमें? हमने टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल ली है, तो एक तरह से गिवन होगी ना हमें, ठीक है। तो गिवन अमाउंट कितनी है? 29720। इसको डिवाइड करें आप 100 से और मल्टीप्लाई कर दें अगर आप 140 से, तो सेल प्राइस आ जाएगी, और अगर आप इसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये इक्वेशन और ये फॉर्मूला किसी भी सूरत में आपको जो है वो मंजिल पे पहुंचा दिया करेगा। इसका फ़ायदा ये है, ठीक है ना, कि जो एक अमाउंट गिवन है उसकी परसेंटेज से उसको डिवाइड कर दें, जो रिक्वायर्ड है। आप गिवन क्या है? कॉस्ट। गिवन मतलब आपने निकाल ली ना, डेटा गिवन था, आपने कॉस्ट निकाल ली, उसको डिवाइड करना है किससे? कॉस्ट की परसेंटेज। अब मल्टीप्लाई जो चीज़ चाहिए उसकी परसेंटेज से कर दो। प्रॉफिट भी पहले निकाल सकते हो और सेल प्राइस भी पहले निकाल सकते हो। तो क्या करना पसंद करोगे? मैं तो कहता हूँ यूँ करते हैं, अलग से नहीं, मेरे ख्याल में एक अलग से रिक्वायरमेंट बनाते हैं, ज़रा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ले लेते हैं उसमें, ठीक है जी। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, ये बेसिकली मैं निकालने लगा हूँ बिड प्राइस। बिड प्राइस, ठीक है जी। तो बिड प्राइस हम निकाल लेते हैं जी। कैसे निकालेंगे? हमने कहा जी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पकड़ो, 29,720, इसमें ऐड कर दो प्रॉफिट। ज़रा मैं इस तरह से प्रॉफिट इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको ज़रा, मैंने सेल प्राइस निकालना ऐसे सिखाई थी ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट पहले निकाल लें, निकल सकता है, ठीक है। तो 29,720 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 40 करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, कितना? 888। तो अब इसको ऐड कर लेंगे तो जो आंसर है वो हमारा प्रॉफिट है। सॉरी, बिड प्राइस है, सेल प्राइस, बिड प्राइस या सेल प्राइस। बिड प्राइस मतलब सेल प्राइस। क्या कोट कर रहे हैं आपके जी? आपको कितने की चीज़ें बना के दें? 608, ठीक है, सही है। चले चलें अब असली सवाल की तरफ आते हैं। अभी तक क्या कर रहे थे? टाइम पास। गल्लां गल्लां च मैं पढ़ा देना तुहानू सारा, तुहानू पता कोई नहीं लगना। अच्छा जी, 5 क्वेश्चन देखें जी। अ कंपनी प्रोड्यूस्ड 5000 यूनिट्स ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है जी, पता नहीं तीर क्यों लगा देता है। ईच यूनिट रिक्वायर्ड 3 मीटर क्लॉथ विच इज परचेज फ्रॉम सप्लायर एट अ कॉस्ट ऑफ 1500 रुपये पर मीटर। तो अब कहानी, अब गेम ऑन हो रही है, ठीक है ना। असल में आपको डेटा ऐसे गिवन होगा जिससे आपने कॉस्ट निकालनी है। अब आपको कहा जा रहा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर सूट निकाल दो, ठीक है। एक सूट पर मटेरियल की कॉस्ट कितनी आती है? हमने कहा जी आज तो सीधा गिवन नहीं है, बल्कि उसने क्या बताया, एक सूट पर कितना मटेरियल लगता है? 3 मीटर। फिर 1 मीटर बाजार से कितने का आता है? 1500 का। तो सादा सी बात है, 4500 रुपये का कपड़ा लग जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सादा सी बात बतानी भी पड़ती है ना, वैसे नहीं समझ आती। तो एक बार बता दिया आपको, अब बार बार ये इसी तरह से आपके सामने आती रहेंगी चीज़ें। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालेंगे जी? हमने कहा जी 3 मीटर क्लॉथ है पर सूट, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, पर्चे का वर्जन ये नहीं है, पर्चे में सिर्फ 3 लिखना है आपने, तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 3 मीटर पर सूट इनटू रुपीज़ कितना? 1500 पर मीटर। तो आंसर आया
अब ये 4500 रुपीज़ क्या है पर सूट, ठीक है। अच्छा, लेकिन उसने क्या कहा है, कह रहा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकालो पर सूट भी और इन टोटल भी। तो टोटल कितने सूट्स आपने इस पीरियड में सिए हैं? 5000 सूट्स। तो फिर टोटल कॉस्ट कितनी आ गई मटेरियल की? बड़ी मेहरबानी जी, लिख लिया मैंने आखिरकार, ठीक है। अच्छा, अब पर्चे में ऐसे नहीं लिखना, पर्चे का वर्जन क्या है, 3 इंटू 1500 इंटू 5000 इज इक्वल 22.5। ओके, ये नहीं लिखना मीटर है रुपीज़ है, कोई नहीं। पर्चे में आप कर रहे होंगे तो आप यूँ लिखेंगे 3 इंटू 1500 अगर ये मांगा हुआ है तो, और अगर टोटल मांगा हुआ है तो उससे आगे 5000 में। कोई रुपीज़ नहीं, कोई मीटर नहीं, कोई लीटर नहीं, कुछ नहीं लिखना। पर्चे वाला वर्जन ये है, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक है। अभी तो सीखने का ज़माना है इसलिए मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो चलिए अब अगला कर दे, फिर सवाल दूसरा कर दे जाएं भाई इनको फोटो को। Each unit of a product uses 5 kg of material X, which is purchased from a supplier at a cost of 70 रुपये per kg. During the period 3000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट भी निकालो और टोटल भी। मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, हो गया सॉल्व जी। 5 इंटू 70 करेंगे तो 350 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट आ गई, और टोटल आपने 3000 यूनिट्स बनाए हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। मीटर हो, लीटर हो, यूनिट्स हो, केजीज हो, बोर बोर लग रही है ना क्लास, सादा सादा काम है ना, स्पीड तेज कर देनी चाहिए ना। हमारी स्पीड यही है सर, माजरत के साथ, ये नहीं बढ़ेगी, गहरी है क्या हमारी गाड़ी। A company manufactures product alpha which consumes 3 liter of chemical Z. Each liter of chemical Z is purchased at a price of 90 per liter. 5000 यूनिट्स अल्फा के हमने बनाए हैं, तो हर अल्फा पर 3 लीटर लगते हैं और हर लीटर 90 का मिलता है, तो 3 इंटू 90 270 रुपये पर अल्फा हमारी मटेरियल की कॉस्ट है, और टोटल 5000 अल्फा बनाए हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। चलें आप चौथा भी कर ही दें, फिर इतने हो गए हैं तो ये भी हो ही जाएगा। चलें चौथा मैं सॉल्व कर देता हूँ फिर। कोशिश तो करना पहले आप लोग, जल्दी करें। किस किसने कर लिया? 2 बच्चों ने किया। अच्छा जी, बस कर दें, इतनी देर तो लगनी नहीं चाहिए थी। क्या हुआ है, मसला क्या है? ओ अच्छा, कंपनी प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट बीटा विच कंज्यूम्स 100 ग्राम ऑफ मटेरियल ए एंड प्राइस ऑफ मटेरियल ए इज 3000 रुपये पर ग्राम। ओ, तो दिस इज द प्रॉब्लम। अब
दो ऑप्शंस हैं, या तो पर केजी रेट को ग्राम्स में करें या पर ग्राम पर यूनिट जितने ग्राम्स हैं उनको केजी में कन्वर्ट करें। तो हम रेट को नहीं छेड़ा करेंगे, हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट को छेड़ा करेंगे, ठीक है। और मामला क्या हो रहा है जी, हमें स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरमेंट से लार्ज यूनिट ऑफ मेजरमेंट की तरफ जाना पड़ रहा है, ठीक है जी। अब अगर वो कह रहा है जी 100 ग्राम है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। ये सादे सादे आपको पता होने चाहिए 2-3। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ये मोटी मोटी 2-4 बातें हर एक को पता ही होती हैं। नहीं पता तो ज़रा हाफ लीटर बोतल तो पीते हो ना, उसके ऊपर कभी देख लेना 500 मिलीलीटर लिखा होता है, यहीं से याद कर लो। 1000 नहीं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है, तबाई के, ठीक है ना, बोतल के है ना, बोतल पीते हो ना सोडा। अच्छा, तो ऐसे ही पता होना चाहिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, कितने, और 500 ग्राम का आधा किलो, 250 ग्राम का 1 पाव। ये मोटी मोटी यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपको पता होने चाहिए, ये सवाल में आपको नहीं बताएगा, ठीक है। हाँ, कोई मीट्रिक टन, कोई इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, अगर ऐसी आ जाती है तो आएगी, नहीं आ गई तो फिर उसके बारे में आपको बता देगा, ठीक है। तो अगर 1000 ग्राम है तो क्या कर लें जी, तरतीब क्या होगी, नहीं जी 100 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। हमने ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है ग्राम्स को, तो ये कितना बना जी, 0.1 kg, ठीक है जी। अच्छा, अब ऐसे ही 3-4 मशहूर आपको 4 एक तो कम से कम हर एक को पता होते ही हैं। मिसाल के तौर पे मुझे बताया जाए आगे चल के लेबर कॉस्ट निकालनी पड़ रही हो और मुझे बताया जाए 1 यूनिट पर 20 मिनट लगते हैं और हम हर लेबर के हर घंटे का 100 रुपया पे करते हैं। तो अब एक तरफ टाइम मिनट्स में गिवन है, दूसरी तरफ रेट पर आवर गिवन है। तो मैंने क्या कहा है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट को छेड़ना है, रेट को नहीं छेड़ना। तो मसलन 15 मिनट में कर लें ज़रा, है 15 मिनट, ज़रा राउंड फिगर आ जाएगी, ठीक है। तो 15 मिनट ज़रूरी नहीं होता वैसे, तो 15 मिनट्स अगर 1 यूनिट पर लगते हैं और मैं कह रहा हूँ नहीं मुझे बताओ कितने घंटे लगते हैं, तो आपने कहा जी मसला ही कोई नहीं, 15 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, नहीं 1000 से नहीं, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, तो फिर 60 मिनट से डिवाइड कर दो, ठीक है। आंसर इज 0.25 आवर्स, ठीक है जी, ओके। अच्छा, तीसरा मैंने आपको बताया था मिलीलीटर, ठीक है। अब मिलीलीटर को अगर पता नहीं कितने छोड़ो, मिलीलीटर को अगर आपने लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या कर दोगे, जो मिलीलीटर है पर यूनिट गिवन उसको डिवाइड कर दोगे आप 1000 से। वेरी गुड, ठीक है जी। बताया तो है अभी 500 ml की होती है हाफ लीटर जिसको बोलते हैं आप, तो फिर 1000 ml फुल लीटर हो गया, ठीक है, ओके। उसके बाद एक और सेंटीमीटर भी बोला था, सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना हो तो देख लें, सोच लें, हाँ एक ही का फौरन कुड़ियां ਨੂੰ फौरन एकदम पता लगा, उन्होंने पता होता है कपड़े में इतने मीटर कपड़ा लगने, इतने सेंटीमीटर, ठीक है ना। वो अब हम तो सोच में पढ़ सकते थे, ये नहीं सोच में पढ़ सकते थे, ठीक है जी। तो सेंटीमीटर को डिवाइड कर देंगे 100 से तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ एक हमें यूज़ करने पड़ सकते हैं जिनमें से एक यूज़ करना पड़ गया, ठीक है। तो ये 3-4 तो आपको आने चाहिए, उसके अलावा होता ही नहीं है यूज़। नॉर्मली जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो यही हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ यही वाला होता है, ये मिनट्स वाला अगर हो जाए तो, बाकी हो सकता है कभी ग्राम्स वाला यूज़ हो जाए, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है जी, कहा जा रहा है कि एक कंपनी बीटा बनाती है और एक बीटा पर 100 ग्राम लगते हैं, नहीं कंपनी प्रोड्यूस, हाँ एक बीटा पर 100 ग्राम मटेरियल ए का लगता है। तो अब हमें तो 100 ग्राम नहीं चाहिए, हमें तो किलोग्राम चाहिए, और उसने हमसे क्या कहा है जी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकाल दो। तो हम क्या करेंगे, 100 को डिवाइड कर देंगे
1000 से। अब ये क्या बन गया 0.1, ये मैंने नीचे करके दिखाया था। अब ये क्या आ गया जी, एक बीटा पर 0.1 kg लगता है मटेरियल का, और 1 kg मटेरियल का वो आता है, कितने गया, 3000 रुपए का। तो यहां पे हमने आकर लिख लिया ₹3000 पर kg। अब kg लिख सकते हैं ना हम, क्योंकि हमने ये 100/1000 किया है तो उसको kg में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, आंसर इज 300 रुपए का मटेरियल लगता है पर यूनिट। ये 300 रुपए पर क्या है, बीटा। कितने बीटे बनाए, 10,000 बीटे बनाए हैं बीटे, तो आंसर आ गया 3 मिलियन। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगले दोनों कर लेना। अब क्या है, ईच यूनिट रिक्वायर 20 मिनट्स, मैंने करवा दिया है बहाने से। ठीक है, ओके। आगे तीसरा, चौथा, छेवां देखो, कंपनी मैन्युफैक्चर रिक्वायर्स 3 लेबर आवर्स पर यूनिट, कंपनी प्रोड्यूस 10,000, वर्कर आर पेड एट वेजेस 30 और फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट। अच्छा, तो फिर ठीक है, उन्होंने क्या कहा जी, टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड एफओएच कॉस्ट निकाल दें। ठीक है जी, निकाल लेंगे आप, तो ये कर लेंगे आप अगले दोनों। काम की बात तो बस यही थी, तो ये दो ज़रा डिफरेंट थे, ये करवा दिया आपको। अच्छा, अब थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा आज आपको। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, थोड़ा नेक्स्ट लेवल बनाए ना आपका। ओके, उसमें फिर अब आप लड़ेंगे, झगड़ेंगे, खपेंगे, खूपेंगे। 1 घंटा जो आपसे मांगा हुआ है वो 1 घंटे में ना हो तो बस ठीक है, आज ना कल कर लेंगे फिर। ओके, अपना गिवन टाइम तो देना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 की रिक्वायरमेंट पढ़ें। कैलकुलेट करो प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट और कैलकुलेट करो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। हो सकता है, मतलब रिक्वायरमेंट पढ़ के लग रहा है कि ये होएबल है। ओके, ठीक है, दिस इज फास्ट इंग्लिश, दिस विल नॉट कम टू यू। ओके, सोल्यूशन गिवन है पर नहीं है, आपने नहीं देखना सोल्यूशन। इसके ऊपर कैलकुलेटर रख लें, किताब रख लें, कुछ भी हो, इसको नहीं देखना, मर जाना इसको नहीं देखना जब तक एक बार कर ना ले। क्वेश्चन नंबर 7, रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट कॉस्ट निकालो पर यूनिट और टोटल। होमवर्क, जहां तक होमवर्क आ रहे हैं वहां तक आप लोग जा रहे हैं। तीसरा सवाल, ठीक है। अच्छा, मार्क्स ना लिख दूं इनके साथ ताकि आप ज़रा टाइम बाउंड करें खुद को, वरना तो आप लगे रहेंगे 1 घंटे में 1 सवाल करें, हैं, अपनी तरफ से बड़ा काम कर रहे हो आप। तो इसके 3 मार्क्स हैं, मतलब अगर आप अलग अलग करें, भाई एक इकट्ठा टोटल रिक्वायरमेंट के मैंने 3 मार्क्स रखे। 3 मार्क्स का मतलब इंटू 1.8 करके आपने, अब 5 मिनट लगा लेना यार, इस पर ज़्यादा टाइम ना लगे ना। ठीक है, ताकि गिवन टाइम में सवाल होता चला जाए। इधर भी ऐसे ही करो, 5 मिनट फी सवाल बेसिकली, और 3 मिनट, 3 मार्क्स। इसके आप 5 मार्क्स कर लो, ज़्यादा हो जाएंगे, 4 कर लो। ठीक है, अब टाइम खुद देख लो कितने टाइम का होगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख के गिट्ठों से तो नहीं नापना होता ना, आपने ऐसे गिनती तो नहीं नापना होता ना। होमवर्क पे टाइम कितना लगता है ये देखना है। ठीक है, तो अभी तक तो मेरे ख्याल में 15 मिनट का काम हुआ है। चलो आप 20 मिनट कर लो, ये 3 सवाल आपके 20 मिनट में हो जाए, तो अभी मेरे पास काफ़ी टाइम मौजूद है जो आपका मैंने यूज़ करना है। 9th मैं कहता हूँ करा लूँ, उसके बाद फिर थोड़ी ब्रेक लगा लेंगे, कुछ फिर कल कर लेंगे। ठीक है, वैसे 10 तक हो ही जाए तो क्या ही बात है, क्योंकि डिस्कशन इसमें आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे, प्रोबेबली 9-10 में आ ही जाएंगे। ठीक है, तो होमवर्क के अंदर 9 करेंगे, तो तकरीबन इसके आप 5 नंबर रख लें। तो मार्क्स इसलिए लिख रहा हूं कि आप इंटू 1.8 करें और स्टॉप वॉच लगा लें। वह स्टॉप वॉच तो अच्छी नहीं होती, अब होती है, मतलब नहीं भी होती बच्चों के पास। तरीका ये होता है कि जैसे 5 इंटू 1.8 करें, कितना आता है, 9 मिनट्स आते हैं। मेरी घड़ी पे इस वक्त बज रहे हैं 3:10। जो घड़ी हाथ पे होगी या दीवार पे होगी, तो मैंने यहाँ पर यूँ लिख देना है 3:10 से लेके 3:19। पता है क्यों, बार बार घड़ी में कैलकुलेशन तो नहीं करनी ना, अब सिर्फ मैंने इसको टारगेट करना है, घड़ी के ऊपर 19 मिनट हो और उससे पहले मेरा सवाल हो, उससे बाद ना जाए। ये प्रैक्टिस है जो डे 1 से ही मैंने कहा है करके चलना है एंड तक, ये इससे फ़ायदा होगा आपको। ठीक है, समझ आई बात की। चलो,
और 10वां सवाल जो है, अब ये 9वें 10वें में क्वेश्चंस होंगे आपके, मैं कब कह रहा हूँ नहीं होंगे, लेकिन मैं तो इसी सिचुएशन आपके ऊपर तारी करता हूँ कि भाई पर्चे में सवाल आ गया है, बस कुछ पढ़ा हुआ था उसी में से ही आया है, अब कुछ हमने करना है। तो हम हर रोज़ ही पर्चे की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सिर्फ वीकली टेस्ट में नहीं करेंगे, मैं डेली होमवर्क में भी यही करवाऊंगा। हाँ, जो सोल्यूशन दे के करने वाले हैं वो फिर अपनी जिम्मेदारी पे कर रहे हैं, फिर अगली बार बात मानेंगे, इस बार नहीं मानेंगे तो इसी बार मान लें। 70 to 80% मैंने बोला है सवाल सही हो जाए तो दोबारा नहीं करना है, बस मार्क कर लें वो गलती कि दोबारा कभी इस सवाल को करूंगा तो बेसिक को दोबारा करते भी नहीं है। रिवीजन में मैंने बेसिक्स नहीं करवानी, क्योंकि बेसिक्स कभी भूलनी नहीं है आपको, हर जगह पे तो बेसिक्स ही चल रही होनी है, इसलिए बेसिक्स को रिवाइज, कोई ज़रूरत पड़ेगी चीज़ रिवाइज करने की तो मैं इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें लिख रहा हूँ, आप देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ला कर आपको रिवाइज करा दूंगा कि ये देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया था, ये देखो हाई लो मेथड ऐसे सिखाया था, तो वो यहाँ पर मैं खुद ही रेफर कर दूँ। ठीक है, तो 10वां सवाल जो है इसके लिए आप चलें 6 मार्क्स कर लें, थोड़ा सा मैं और टाइम बढ़ा लेता हूँ इसका, इससे ज़्यादा वैसे भी ज़्यादा ही हैं, 5 भी काफ़ी थे, लेकिन चलो आप इतना काफ़ी है होमवर्क, ठीक है ना। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं फिक्स वेरिएबल का कोई होमवर्क नहीं दूंगा फिर आपको, आज उसके ग्राफ्स बना लेता हूँ सारे, चाहे आधे घंटे में बने चाहे पौने में बने, ठीक है। और दिल तो बड़ा कर रहा है होमवर्क देने का उसको, उसका भी, लेकिन अभी देखें कितना टाइम बना है ज़रा, टोटल मार्क्स जितने बने हैं, टोटल जितने मार्क्स बने अभी तक मैंने सवालों पे लिखवाए हैं वो 6 और 5 9 हैं, 9 और 4 और 3, जल्दी जल्दी जल्दी, और 3 7 मिनट का होमवर्क हो गया। ओह नो, चलो ठीक है, बस फिर दूसरा होमवर्क नहीं दूंगा, लेकिन पढ़ना तो है ना, अभी टाइम तो चल रहा है, ठीक है। तो फिक्स वेरिएबल की डिस्कशन शुरू करते हैं। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं हाई लो की बाइफर्केशन भी करवा दूंगा, नहीं हुआ तो मैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट को ही छोड़ दूंगा, सिर्फ फिक्स वेरिएबल पढ़ा देता हूँ, ब्रेक लगा लेंगे, होमवर्क तो वैसे नहीं दे सकता, फिर कल आपको हाई लो मेथड सिखाऊंगा भी सही और कराऊंगा भी सही, और फिर होमवर्क कल फिर देंगे। आप तकरीबन 1 घंटे का होमवर्क हो गया, वैसे रमज़ान ऑफर के अंदर ये पौने घंटे पे होना चाहिए था, पर मैं माजरत चाहता हूँ। 40 मिनट, 40 मिनट अभी है टाइम है, 37 मिनट्स, वाओ, 3 घंटे का पर्चा होना है, आप ही ऐसे नहीं करना। अच्छा जी, ये मैं दुकानदार बन जाता हूँ कभी कभी, कभी कभी मैं कंडक्टर बन जाता हूँ कभी कभी, ठीक है ना, तो माफ़ करते रहा करो मुझे। ये चेक करो सवाल, हाय हाय, क्रिसेंट टुक अ मंथली ट्रिप ऑफ स्टूडेंट्स टू नारे पाकिस्तान, ठीक है जी, महीने भी यही वाले नहीं चल रहे, नहीं, ये किसी और अटेम्प्ट के सवाल है, ठीक है ना। अच्छा अब हर महीने ये ट्रिप लेकर जाते हैं, ठीक है, नारे पाकिस्तान लिखा हुआ है सवाल में, चलो ठीक है, वो तो ट्रिप वाले दिन भी अदनान साहब कहते हैं पहले पढ़ लो फिर टूर जाना। क्रिसेंट टुक अ मंथली ट्रिप ऑफ स्टूडेंट्स टू नारे पाकिस्तान। अब सोचो, विजुलाइज करो, जब ट्रिप जाएगा तो उस पर 2 मेन कॉस्ट बस जो है वो इनकर होती है, करीब वाला ही ट्रिप है, कोई अकोमोडेशन की जरूरत नहीं पड़नी, सुबह जाना है बच्चों ने, शाम को वापस आ जाना है, तो एक तो ट्रैवलिंग कॉस्ट पड़ेगी, किसी बस का बंदोबस्त करना पड़ेगा, और दूसरा वहाँ पे दोपहर के वक्त तो कोई अंडे शामी वाला बर्गर ही खिला दें, बेशक खिलाना तो पड़ेगा कुछ को, बिरयानी शिरयानी, कोई बर्गर शर्गर को, बोतल शोतल, तो कोई हल्का फुल्का लंच। मुझे पता है अफ्तारी का वक्त करीब है, मैं माजरत चाहता हूँ, पर अब क्या करूँ, सवाल के अंदर ऐसा ही है, ठीक है। अब बस वाला 15,000 रुपये किराया लेता है एक ट्रिप का, मतलब सुबह वो आ जाएगा, ठीक है, और अगर आपका ट्रिप कैंसिल भी हो जाए तो वो 15,000 लेके ही जाएगा, बुकिंग हुई होती है, बुकिंग हुई होती है, ठीक है ना। वो कहेगा भाई मैं अड्डा छोड़ के आ गया हूँ, मेरा तो दिन ज़ाया है, आपने बुक किया था, आप नहीं जा रहे, आपका कसूर है, मैं तो तैयार हूँ, मुझे मेरा 15,000 दे दो, ठीक है। और उसके बाद 15,000 बस वाले को देते हैं, और बच्चों के लिए 800 रुपये का अंडे शामी वाला बर्गर, 800 रुपये का ये जो है वो मतलब जिंगर बर्गर जो है, और उसके साथ जो है वो फ्राइज़ भी हैं, और उसके साथ बोतल भी है, ये एक डील है जो 800 रुपये वाली ले ली जाती है एक बच्चे के लिए, ठीक है। अब ये 2 तरह की कॉस्ट हैं जो इनकर हो रही हैं। जो हमारी बस है ना, बस, अच्छा ये मेरा सवाल है तो इसलिए मेरी मर्जी है, मैंने जो बताना है वही है, ठीक है ना। तो मेरी जो बस है उसके अंदर 70 सीटें लगी हुई हैं, ठीक है।
और अगर 70 से ऊपर सवारियां आ जाती हैं तो फिर आपको नहीं ना दरमियान में खड़ा करना है किसी को, ना छत पे बिठाना है, बल्कि एक नई बस ले लेनी है, या कोई चलो हाईएस्ट ले लेना, कोई कम किराए वाली 5-7 हज़ार वाली। इस बस में 70 से बड़ी सख्ती हुई है आजकल भाई, जुर्माना हो जाता है, बस वाला एक बंदा नहीं ऊपर बिठाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब सितंबर के अंदर पहली बार ये ट्रिप गया, 30 बच्चे उस ट्रिप पर गए, ठीक है, और उन्होंने बड़ा एंजॉय किया, ठीक है। अब जब वो वापस आए तो बस वाले को कितना किराया देंगे आप? 15,000, ठीक है जी। अच्छा, और सितंबर में बच्चे वापस आए तो उन्होंने फिर और बच्चों को, दोस्तों को भी बताया, उन्होंने यार बड़ा मज़ा आया साथ, अगले महीने फिर जाना है तो तुम भी तैयारी पकड़ो, ठीक है जी। तो अगले महीने फिर कितने बच्चे तैयार हो गए? 50। तो बस गई, ट्रिप करा के वापस आई, बस वाले को कितना किराया देंगे? वही 15,000। सुभान अल्लाह, 70 सीटें हैं। आज इसको आगे नहीं बढ़ाता मैं, ठीक है ना, 70 तक ही रखते हैं, ठीक है, ताकि फिक्स वेरिएबल समझा सकें। अगली बात, अक्टूबर में बच्चे आए तो उन्होंने और बच्चों को तैयार कर लिया है, खरबूजों को देख के खरबूजे रंग बदल रहे हैं, पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो नवंबर के अंदर कितने बच्चे तैयार हो गए? अब ये बच्चे ट्रिप करके आए तो बस वाले को कितना किराया देना पड़ा? इसका मतलब स्टूडेंट जाए ना जाए, चमड़ी जाए तो जाए, अच्छा, स्टूडेंट जाए ना जाए, बस वालों को 15,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब बस कॉस्ट इन टोटल एक ऐसी कॉस्ट है जो स्टूडेंट्स के बदलने से बदल नहीं रही, एक्टिविटी लेवल के बदलने से बदल नहीं रही, यूनिट्स के बदलने से बदल नहीं रही। हमारे सवालों में यूनिट्स होंगे ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स है तो यही यूनिट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो पकड़ लिया उसने, वरना पट जाना था, है, आउट हो गया, 3 आउट हो गए, एक नहीं। अच्छा, तुम भी यही देख रहे थे जो मैं? अभी तक कौन देख रहा है साथ, बताओ जरा मेरे, कौन मेरी तरह अभी भी पागल है इस वर्ल्ड कप की हार के बाद? फिर उसके बाद फिर मतलब दिल नहीं चलता तुम्हारा, फिर मैच लगे तो देखने लग जाते हो, कोई शर्म नहीं आती तुम्हें मेरी तरह? 3 आउट हो गए, मास ताकत अच्छा खेला है, 5 मिनट इस वजह से भी लेट हुआ मैं बताऊं। अच्छा जी, ये भी वैसा ही है, कोई बात नहीं, कह रहा आज मैच हो रहा है, सही है ना, सही है, ऐसा ही होना चाहिए। जो हमारी टीम के हालात हैं, जितना कुछ उसने दिल जलाया हुआ है, तो वो रिजवी साहब वाली बात याद आ जाती है, फिर क्रिकेट खेल है मेरे साथ देखना ही नहीं चाहिए, अल्लाह माफ करे। तो इतना दिल जलाते हैं ये लोग, जल 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 के दिल अब जलना ही खत्म हो गया, हम भी डीट हो गए, हम भी फिर देखने लग जाते हैं। अच्छा जी, ये एक ग्राफ की शक्ल बनाने की मैंने कोशिश ज़रूर की है, और एडी चंगी मेरी ड्राइंग होती तो मैं इकोनॉमिक्स का उस्ताद ना होता। चलो, अब यहाँ पर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ले लेना है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे ले लें बल्कि, और कॉस्ट को ले लेते हैं वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो टोटल बस कॉस्ट ये आपकी वाई एक्सिस इसी को कहते हैं ना, हम, मैंने कहा बता दो मुझे। तो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, ये मेरा अपना स्केल है। यहाँ पे बड़े मजे के ग्राफ बनने हैं, मैं मैग्नेटिक लाइन लगाऊंगा, डॉट्स लगाऊंगा तो लाइन खुद ब खुद उनसे चिपक जाएगी, ये देखना बड़ा कमाल का। अच्छा, तो 5,000, फिर 10,000, फिर 15,000, फिर 20,000 और 25,000। और ये ओरिजिन है, 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ले लेने हैं, तो स्टूडेंट्स कर लो जी 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, ठीक है जी, पूरा हो गया जी मेरा ग्राफ। नंबर ऑफ स्कूल डेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा, वैसे ये बनवाता तो नहीं है, बनवा सकता तो है, वैसे बनवाता नहीं है ग्राफ, ऐसे कह देगे जी 2-4 कॉस्ट दे के ग्राफ बना दो,
तो लाइन ही खींचनी है ऐसे करके, 2 लाइनें लगा के, पता होना चाहिए, ठीक है। बड़ा सादा सा ग्राफ है। कोई स्टूडेंट भी नहीं जाए, बस वाले ने कितने ले लेने, वो असल में मैग्नेटिक डॉट्स तो जरूर हैं, लेकिन स्पेशल लाइन लगेगी तब काम होगा। वो लोहे की लाइन होगी तो वो मैग्नेट के साथ टच होगी ना, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद अगर हम अपने डेटा के हिसाब से देखें तो 30 बच्चे जाएं तो, 50 जाएं तो, 70 जाएं तो, स्पीडें चेक की है, 30 बच्चे जाएं तो इधर बताना है सीधी लाइन में, वो बस सही है, ओके। फिर 50 जाएं तो, 70 जाएं तो, अगर अब हम इन डॉट्स को जोड़ दें तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। इन्ना तो पेट्रोल नहीं वारा खांदा भाई जिसको मैं लैके आया सी मार्कर, शायद ये चल जाए, वैसे ही बड़ा महंगा हो गया पेट्रोल जी। तो बच्चों, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का ये ग्राफ है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट उस कॉस्ट को कहते हैं जो एक्टिविटी लेवल के बदलने से बदलती नहीं है, ठीक है। ये टोटल बस कॉस्ट दरअसल हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दरअसल हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स है। तो वो कॉस्ट, अच्छा डिसीजन इन टोटल लेना है, वो कॉस्ट जो इन टोटल चेंज नहीं होती किसी एक गिवन एक्टिविटी लेवल के अंदर। वो गिवन एक्टिविटी लेवल क्या है, 70 सीटें, 70 सीटों तक इस कॉस्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आना, चाहे 5 बच्चे जाएं, चाहे 50 जाएं, चाहे 70 जाएं। तो वो कॉस्ट जो इन टोटल चेंज नहीं होती विद चेंज इन एक्टिविटी लेवल, गिवन एक्टिविटी लेवल होता है, जाहिर सी बात है अगर उससे बढ़ाएंगे तो स्टेप लेना पड़ता है, कोई और हाईएस्ट मंगवानी पड़ेगी, तो वो फिर ऐसे करके जंप लगा जाएगी। वो मैं कल इंशाल्लाह कराऊंगा स्टेप फिक्स कॉस्ट, वो बात की बात है। फिलहाल मैंने कहा ना कि 70 तक की रखो, डेटा सामने हमारे, ठीक है। तो वो कॉस्ट जो नंबर ऑफ यूनिट्स के बदलने से बदलती नहीं है इन टोटल, उसको कहा जाता है फिक्स्ड कॉस्ट। क्या कहा जाता है जी? अच्छा, अब अगली बात, मिसाल सादा देता हूं मैं आपको। आप कहां पे रहते हो? चुंगी अमर सिद्धू पे। आप भी वहीं पे रहो थोड़े दिन, ठीक है, आप भी वहीं पे रहो, ठीक है। ये तीनों दोस्त चुंगी अमर सिद्धू में रहते हैं, ठीक है। और सेंटर इस दफा कौन सा बना था? लॉर्ड वो कितनेगा? ठोकर पे। तो ठोकर क्या था, तुम लॉर्ड इवेंट, अच्छा चलो जिधर भी था, अच्छा ठीक है ना, आई कैप हाउस बन गया, ठीक है चलो, हाँ बस भाई का आई कैप हाउस बना है, तो मैंने तो उनको भेजना है ना। अच्छा, अब अगर देखो टाइम से जाना होता है, ठीक है ना, रिस्क भी होता है बाइक शाइक पे जाने वाला, तो बेहतर क्या है आप बाहर निकलो और बाहर से कोई कैब पकड़ लो या कोई रिक्शा पकड़ लो, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे कैब वाले ने भाई से जो है वो 3,000 रुपये किराया चार्ज किया और इनको सुबह पर्चे वाली जगह पे छोड़ा है। वापसी पे तो ये बस के साथ लटक के भी आ जाएंगे, किसी दोस्त के साथ भी बैठ के आ जाएंगे, जाते हुए टेंशन होती है ज़रा, ठीक है। तो 3,000 रुपये इनकी कॉस्ट आई पर्चा देने के लिए जाने की, ठीक है। पहला पर्चा दे के वापस आए तो दूसरे भाई ने, साथ वाले ने कहा कि यार वो पेपर देने कैसे गए थे? कहा यार मैं कैब पे गया था, 3,000। ने कहा यार ऐसा करते हैं अगले पर्चे में दोनों इकट्ठे जाएंगे, ठीक है, किराया शेयर कर लेंगे। अब अगले दिन अगले पर्चे में ये दोनों भाई इकट्ठे चले गए और कैब वाले ने 6,000 ले लिया। ऐसा होता है? नहीं, कैब ने 3,000 ही लेना है, सीटें खाली थी, उसने कहा हम दोनों भाई जा रहे हैं, उसको इससे क्या कि 2 बैठे 3 बैठे, ठीक है। इन टोटल तो कॉस्ट 15,000 ही, सॉरी, इन टोटल तो कॉस्ट 3,000 ही है हमारी एग्जाम्पल में, लेकिन अगर पर स्टूडेंट आप देखेंगे तो वो 1,500 हो गई। यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ने से ये क्या हो रही है, कम हो रही है। अच्छा, तीसरे भाई ने कहा सुना है बड़ी कैब शैब पे जाते हो, मैं खज्जल होके गया, जाते जाते मेरे बाल भी उड़ गए, आंखों में से भी पानी निकल रहा था, मैं इतना भाई की दाढ़ी भी है, ये भी उड़ी हुई थी, बाइक पे मैं गया था, मुझे भी बंदा पूछ ले यार, साथ ही ले जाते, अगले पर्चे मुझे भी साथ ले जाना। तो अगली दफ़ा तीनों साथ चले गए, आखिरी पर्चा 3 रखे हुए थे इन्होंने, ठीक है, आखिरी पर्चे में तीनों साथ चले गए तो कितना कितना किराया हर एक को पड़ा, टोटल में फिर भी 3,000 है। तो ये फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर है। क्या है जी? मैं आपको बेसिकली पढ़ा रहा हूँ
कॉस्ट बिहेवियर, ठीक है, ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर, कॉस्ट बिहेव कैसे करती है। तो वो कॉस्ट जो इन टोटल कांस्टेंट रहे एक गिवन एक्टिविटी लेवल में, लेकिन पर यूनिट डिक्रीज होती जाए जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ रहे हों, तो इसको कहते होते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। क्या कहते हैं जी? तो फिक्स्ड कॉस्ट की पूरी डेफिनेशन क्या है? जो इन टोटल सेम रहे लेकिन पर यूनिट डिक्रीज होती जाए जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हो रही। वैसे जितनी ये बदमाशियां कर रहा है मुझे लगता है यहीं पे कर ले, चलो खैर अल्लाह करेगा अब नहीं होगा। वो कॉस्ट जो इन टोटल कांस्टेंट रहे गिवन एक्टिविटी लेवल में, लेकिन पर यूनिट कम होती जाए जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ रहे हों, तो इसको कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। क्या कहते हैं जी? ये इसकी पूरी कहानी है। अकेली बात नहीं करनी है, दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी हमें कि ये टोटल में कांस्टेंट रहती है किसी एक गिवन एक्टिविटी लेवल में 0 से 70 यूनिट स्टूडेंट्स तक, ठीक है, लेकिन हर बढ़ते स्टूडेंट के साथ कॉलेज को कॉस्ट पर यूनिट पर स्टूडेंट कम पड़ रही है, ठीक है। इसी को तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। इकोनॉमी ऑफ स्केल इसी को कहते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट ग्रेटर नंबर ऑफ यूनिट्स पे जब बढ़ जाती है तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। तो अगर कोई पर स्टूडेंट बस कॉस्ट निकाले तो वो कैसे निकलेगी? तो ये इसको हमने बी लिख दिया इस टेबल के अंदर। आपका टेबल ये बना हुआ है, ठीक है ना, ये टेबल बना हुआ है, ये टेबल बना के मैंने खाली जगह छोड़ी हुई है ताकि आपका टाइम ना जाया हो ग्राफ बनाने ना फिर, ठीक है। तो ये देखो जी, 15,000 डिवाइड बाय 30 करें तो, यानी अगर 30 बच्चे जाएं तो कॉलेज वालों को एक बच्चे की मद में कितना किराया कॉस्ट करता है? 500। और जिस दिन 50 बच्चे आ गए तो उस दिन का ट्रिप कम होगी कॉस्ट, क्योंकि टोटल में तो वो सेम है लेकिन पर स्टूडेंट कॉस्ट कॉलेज को कॉलेज की कॉस्ट है ना ये, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट 214, बच्चे ने तो नहीं देना, ठीक है, बस को कॉलेज वालों ने पैसे देने हैं, बर्गर कॉलेज वालों ने लेकर देने हैं, बच्चे तो ट्रिप पे जा रहे हैं। ये बात नहीं समझ आई? आपको कॉलेज वाले ट्रिप पे भेज रहे हैं फ्री में, ये बात समझ नहीं आ रही है आपको? हाँ तो बस वही हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली कॉलेज वालों की डिसीजन मेकिंग हो रही है। इसका मकसद क्या है ये भी बताता हूँ। अगर आप लोग थोड़ा सा टाइम मुझे एक्स्ट्रा दे दें, आज 4 बजे तक पढ़ लेना, तो मैं बताऊंगा कि ये क्या कर रहे हैं। अगर नहीं देंगे तो कोई निकाल बता दूंगा, फिलहाल तो जरा मुझे फिक्स और वेरिएबल बताने दें, ठीक है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं पर यूनिट कॉस्ट हमें कम पड़ रही है, ठीक है। कॉलेज वालों को एक ट्रिप 15,000 रुपये बस कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, ठीक है। अगर 30 स्टूडेंट्स आए तो पर स्टूडेंट कॉस्ट कितनी पड़ती है उनको? बस की 500। और अगर 50 आ जाएं तो पर स्टूडेंट कॉस्ट कितनी पड़ रही है उनको? टोटल क्योंकि वही है, पर यूनिट कम होती जा रही है, ठीक है। अगर मैं इसका गिराफ बनाऊं, गिराफ जी, एक मिनट यहां पर ये लिखना दे जरा, टोटल बस कॉस्ट। मोबाइल चला लें वो फिर रिकॉर्डिंग में, तो यार पूछ लो उनसे कि रुकेगी या मैं उधर बना लूं, पूछ लो। टोटल बस कॉस्ट मतलब क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम कह सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स, जब सवाल हमारे चल रहे होंगे। इस एग्जांपल में जरा ये समझाने के लिए एग्जांपल में आई, आपको ये समझ नहीं आ रही? चलिए अच्छा जी, एक और ग्राफ बनाते हैं जी। अगेन एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ये स्टूडेंट्स, ये बस है बेसिकली एक्स एक्सिस जिस पे स्टूडेंट बैठे हुए। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 है, कितनी मेहनत ज़ाया हो जानी ना मेरी, इधर रहो यार। अच्छा अब मसला लग रहा है, बन गया है। यहां पर क्या है जी? पर स्टूडेंट बस कॉस्ट, पर स्टूडेंट बस कॉस्ट, और यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। प्लान तो मेरा ये था, 2 ग्राफ इधर, 2 इधर और 1 इधर, और फिर उसका आगे काम करेंगे, लेकिन वो देखते हैं, आप लोगों की इजाज़त से थोड़ा सा बढ़ा लिए तो कर लेंगे, हैं जी। अच्छा अच्छे बच्चे हैं ना आप लोग। 10, 20, 30, 40,
पढ़ने जो आए हैं घर से हैं जी, तो पढ़ाया ही जा रहा है ना। अच्छा, अब 500 तक जाना है तकरीबन, है 100 कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 100 200 300 400 500 600 700। अगर 30 बच्चे जाते हैं तो एक बच्चे को ले जाने की कॉस्ट कॉलेज को कितनी पड़ रही है? 500 रुपये। मैग्नेटिक डॉट लगाते हैं। अच्छा, मजे की बात, कोई बच्चा नहीं जाएगा पर यूनिट, तो फिर पूछना ना बना, ठीक है, टोटल तो फिर भी पड़ गई। अच्छा चले जी, 30 बच्चे जाएं तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है? 500, ठीक है। नेक्स्ट देखें, 50 जाएं तो कितनी? बड़ा पेट्रोल लग रहा है आन जान, तो एक दफा देख लो तुम्हें, ठीक है ना, एवं दूसरा लग जाना 300। और अगर 70 जाएं तो 200, 14, चलो 200 नज़दीक नज़दीक, ठीक है। तो अगर 50 बच्चे जाएंगे तो 300 रुपये की कॉस्ट है। ज़रा बताना 50 कहाँ पे आ रहा है? ओके ओके। और अगर 70 बच्चे जाएं तो 214, सही है। तो ये एक कर्व है, ठीक है, ये एक कर्व इस शक्ल का बना है जी, डाउनवर्ड स्लोप है। जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे पर यूनिट कॉस्ट क्या होती जा रही है? कम, ठीक है। तो ये कहलाता है टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ, और ये कहलाता है पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ, ठीक है जी। तो ये है आपकी फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन जो मैंने ग्राफ की शक्ल में आपको समझाई कि फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो इन टोटल कांस्टेंट रहती है किसी एक एक्टिविटी लेवल में, और पर यूनिट कम होती जाती है जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते जाएं, और पर यूनिट बढ़ती जाती है जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स कम होते जाएं। इनवर्स रिलेशन समझ आ तो नहीं रही? पढ़ें जरा डेफिनेशन जाके। क्या पर यूनिट के साथ? क्या पर स्टूडेंट बस कॉस्ट नहीं हो सकती? पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, हाँ फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ये बिहेवियर है कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाती है जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते जाएं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रही है। ये पर यूनिट कॉस्ट है ना। हाँ तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ही लिखनी है ना। देखें आ गई समझ? बड़ी मेहरबानी। बाकी किसी को नहीं आ रही तो बताएं, आ गई समझ सब? चलिए अच्छा जी, मैं डेफिनेशन पढ़ाने लगा था आपको, चलें आप डेफिनेशन पढ़ते हैं। हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन दूसरी वाली शुरू कर चुके हैं जी, जिसमें सबसे पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी? उन्होंने पहले वेरिएबल पढ़ाई हुई थी। चलो खैर, ये पेज नंबर है जनाब आपका 5। Fixed costs are incurred for accounting period and these costs don't change in total with respect to change in activity level within relevant range. However, per unit fixed cost changes in inverse proportion by change in, तो इतनी सी बात थी सिर्फ, these costs do not change in total but change in inverse proportion, ठीक है, per unit। समझ आई बेटा? समझ आई? मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो ये पढ़े ना, ये क्यों पढ़ रही हैं आप? अच्छा ये पढ़ रहे हैं। फिक्स कॉस्ट आर इनकर्ड फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। रेंट एक्सपेंस, फैक्ट्री का रेंट फिक्स कॉस्ट, आप कोई यूनिट भी ना बनाइए रेंट देना पड़ेगा। अब यूं समझे, अच्छा समझ आएगा, ठीक है। आपने किसी पीरियड में 10 यूनिट्स बनाए, आपका 1 लाख रुपए किराया है, तो 1 लाख बटा 10 करें, हर यूनिट पे कितनी फिक्स कॉस्ट एलोकेट हुई? 10,000। अगर आपने 1 लाख किराया देना था और आपने 1000 यूनिट्स बना लिए, अब कॉस्ट कितनी हो गई? पहले कितने बनाए थे मैंने? 10,000 यूनिट बनाए थे। ओह चलो 25,000 यूनिट्स बनाओ, तो लाख बटा 25,000, ₹4 कॉस्ट हो गई। और अगर आपने 50,000 यूनिट्स बना लिए एक पीरियड के अंदर, उस महीने का जो किराया तो ₹2 हो गई। और अगर आपने 1 लाख यूनिट्स बना लिए तो
इसका मतलब किराया टोटल में तो फिक्स्ड है, लेकिन आप जितने यूनिट ज्यादा बनाते जा रहे हैं पर यूनिट किराया उसमें एलोकेट कितना करोगे, कम से कम होता जाएगा। इसी को तो इकोनॉमी ऑफ स्केल कहते हैं, मैंने अर्ज किया, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट आर इनकर्ड फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड एंड दोज कॉस्ट डोंट चेंज इन टोटल with respect to change in activity level यानी volume within relevant range. However, per unit fixed cost changes in inverse proportion by change in activity level. मतलब activity level बढ़ता जाएगा तो per unit cost कम होती जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं इसकी बहुत सारी। रेंट, स्टाफ सैलरीज एक्सपेंस, अगर आप उनको पर मंथ पे कर रहे हैं, पर एनम पे कर रहे हैं, ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे जाके बड़ी तफसील से। पर मंथ पर एनम जो सैलरीज हैं, वेजेस हैं, वो आपकी फिक्स कॉस्ट होती है, और पर यूनिट या पर आवर पे कर रहे हैं तो वो वेरिएबल बन जाती है, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम है, स्ट्रेट लाइन डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, डेप्रीसिएशन फिक्स कॉस्ट है, रिड्यूसिंग भी फिक्स कॉस्ट है। और बताओ, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस सिर्फ आउटपुट मेथड वाला वेरिएबल है, क्योंकि अभी तो बता रहा हूं वो कॉस्ट जो एक्टिविटी लेवल के बदलने से बदले वो वेरिएबल है, और जो एक्टिविटी के बदलने से ना बदले वो फिक्स्ड है। तो डेप्रीसिएशन मेथड स्ट्रेट लाइन होना या रिड्यूसिंग बैलेंस होना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को चेंज कर रहा है हर साल में, वो भी यूनिट्स के बदलने से तो नहीं हो रहा। बात समझ आई है? तो चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, ये दोनों ही फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि एक्टिविटी लेवल के बदलने से ये नहीं बदल रहे, तो मेथड के बदलने से बदल रहे हैं। अगर यूनिट मेथड हो, आउटपुट मेथड हो, तो वो फिर एक यूनिट बनाओगे तो डेप्शन 1 रुपए की आ गई, अगर 1 रुपया डेप्शन है, 2 बनाओगे तो 2 रुपए चार्ज करोगे, 3 बनाओगे तो 3 करोगे, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस भी लिख लें, ऐड कर लें, स्ट्रेट लाइन एंड रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्शन ऑफ, ठीक है। फिर एडमिन कॉस्ट हैं, ठीक है, माना ये प्रोडक्शन वाली फिक्स कॉस्ट नहीं है, पर सेलिंग में भी फिक्स कॉस्ट हो सकती है, तो फिक्स कॉस्ट। एनुअल इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन फिक्स कॉस्ट है? सादा सा कुलिया बता दिया आपको, नहीं सादा सा कुलिया बता दिया आपको, ये इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन की अमाउंट की वजह से चेंज हो सकता है। लोन बढ़ गया, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, लोन रीपे कर दिया, इंटरेस्ट कम हो गया। यूनिट्स के प्रोडक्शन के ऊपर तो इसकी कोई डिपेंडेंस नहीं है। तो बड़ा सादा सा असूल हमने पकड़ लिया कि वो कॉस्ट जो एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से चेंज हो इन टोटल वो है वेरिएबल, और जो चेंज ना हो इन टोटल वो फिक्स्ड है। तो इंटरेस्ट कॉस्ट क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। ये बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बड़े बड़े सवालों में मसले यही होते हैं, छोटे छोटे मसले मिलकर बड़ा मसला बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एनी कॉस्ट गिवन ऑन पर मंथ और पर क्वार्टर और पर एनम बेसिस। और बताओ, कोई भी कॉस्ट इनके अलावा, लिस्ट के अलावा भी हो, और वो पर मंथ पर एनम हो, तो उसका क्या ताल्लुक? जैसे मैंने बताया, रेंट पर मंथ पर एनम है, इंश्योरेंस प्रीमियम पर मंथ या पर एनम है, इंटरेस्ट भी पर मंथ या पर एनम होता है, तो इनका क्या ताल्लुक है प्रोडक्शन के साथ? ये तो फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट की कुछ डेफिनेशंस आ गई, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी एग्जांपल बनाई गई है, ये उसी तरह की है जैसी मैंने बनाई हुई है, तो ये अब आप ट्राई कर लीजिएगा घर पे, और उसी से ग्राफ बना हुआ है, देख लें, ठीक है। टोटल फैक्ट्री रेंट है और फैक्ट्री रेंट पर यूनिट है, और यहाँ पे प्रोडक्शन के यूनिट्स आ रहे हैं, तो वही वाला काम है जो हमने किया। कोई मसला? चलें आगे। सॉरी, हाँ 70 तक, उससे ऊपर अगर जाएगा तो वो आज नहीं पढ़ा रहा, वो कल पढ़ाऊंगा, ये सीढ़ी आएगी। एक गिवन लेवल तक फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, लेकिन एक कैपेसिटी भी तो है ना। हमने एक फैक्ट्री लगाई है तो उसमें 1,00,000 यूनिट बनते हैं, तो अगर मैंने 1,50,000 यूनिट बनाने हैं तो मैं दूसरी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी भाई, या किराए पे लेनी पड़ेगी। मेरा वेयर हाउस, उसकी कैपेसिटी 10,000 मोटरसाइकिलें स्टोर करने की, अगर मैं 15,000 लेकर आना चाह रहा हूं, मेरी डिमांड बढ़ गई है, तो मुझे दूसरा वेयर हाउस किराए पे लेना पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट एक गिवन एक्टिविटी लेवल, एक गिवन रेंज में कांस्टेंट रहती है, और उसके बाद उसने बढ़ना ही होता है, तो उसको कहते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट। पर वो अभी आज नहीं पढ़नी, छेड़ो ना मुझे अभी, ठीक है। अब मैं सोच लिया बस, सब वेरिएबल कॉस्ट करा के छुट्टी देनी है आपको, ठीक है ना। खुश हो जाओगे अब, हैं एकदम से मुस्कुराहटे ऐसे ऐसे हैं। लेट हो गए हैं, ये मेरी क्लास में जिसने कहा ना उसकी खैर नहीं। किसने कहा वैसे? यार तुमने खुद आगे से मान भी लिया, चुप भी कर जाते ऐसे कर नहीं, मतलब चुप तो कर जाता है बंदा। चलो कह लिए तो कोई बात नहीं, आइंदा नहीं कहना, ठीक है ना। बस 10 मिनट और दे दो, शायद इतने भी ना लगे, लेकिन चलो। अच्छा जी, अब आती है गड़बड़ कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट?
गड़बड़ कॉस्ट, रोजा है ना, मैंने कहा सीधा नाम लेते हैं जी। एक स्टूडेंट अगर जाए तो एक गड़बड़ खाएगा, ठीक है। कॉलेज वालों को एक गड़बड़ 800 रुपए का पड़ता है। ओके, पढ़ो जरा। KFC वाला नहीं लेते हम, रिजवान बर्गर से ले जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, बस कॉस्ट 15,000 ईच ट्रिप की है। हर ट्रिप की बस कॉस्ट कितनी है जी? 15,000। और बर्गर कॉस्ट पर ट्रिप नहीं है बल्कि पर स्टूडेंट है। ओके, अब अगर कोई स्टूडेंट नहीं जाएगा तो कोई बर्गर कॉस्ट नहीं। 30 जाएंगे तो 30 बर्गर खरीदेंगे, 50 बच्चे जा रहे हैं तो 50 बर्गर खरीदेंगे, 70 बच्चे जा रहे हैं तो 70 बर्गर खरीदेंगे। यानी ये एक ऐसी कॉस्ट है जो इन टोटल बढ़ रही है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, कम हो रही है। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं मतलब ये वेरी कर रही है। एक गिवन एक्टिविटी लेवल में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में वेरी करती है। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, टोटल बर्गर कॉस्ट, मैंने कहा था डिसीजन किस बेस पे लेना है? टोटल की बेस पे। लेकिन दूसरी चीज से चेक फिर भी करना है, क्योंकि ये तो दो हो गई ना, एक फिक्स और एक वेरिएबल। एक तीसरी नस्ल की कॉस्ट कल पढ़ाऊंगा जो मिक्स्ड कॉस्ट होती है, जिसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों पड़े होते हैं। तो फिर ये दोनों चीजें हमने देखनी होंगी, ये याद रखना। चलो अच्छा हो गया, आज इतना हिस्सा हो रहा है, कल फिर इससे आगे सेमी वेरिएबल कराऊंगा, फिर उसको पहचानना सिखाऊंगा, फिर उसके बाद उसको अलग करना सिखाऊंगा, फिर हाई लो मेथड पढ़ना है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है। तो चेक करें जी, अगर 30 स्टूडेंट्स जाएं और हर स्टूडेंट की बर्गर कॉस्ट 800 है तो 24,000 कॉलेज वालों को कॉस्ट करेगी बर्गर की। बढ़ गए स्टूडेंट्स तो कॉस्ट भी बढ़ गई, फिर और बढ़ गए तो और बढ़ गई। तो वो कॉस्ट जो इन टोटल वेरी करती है, चेंज होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में विद चेंज इन एक्टिविटी लेवल, तो वो कहलाती है वेरिएबल कॉस्ट। वो कॉस्ट जो वेरी कर रही है, वो कॉस्ट जो एक्टिविटी लेवल के बदलने से बदल नहीं रही, वेरी नहीं कर रही, कांस्टेंट है, तो हमने इसको क्या कहा था? फिक्स कॉस्ट। और वो कॉस्ट जो एक्टिविटी लेवल के बदलने से एक्टिविटी लेवल के बदलने से बदल रही है, तो वेरी कर रही है ना, तो वो क्या कहलाती है? वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो बिजली जाना शुरू हो जाएगी, है ना। इसका ग्राफ बनाऊंगा तो बिजली जाना शुरू हो जाएगी। अभी तक नहीं की, देखो मैं वहां पे मौजूद था, बिजली नहीं गई। यहां पे क्या लेना जी हमने? टोटल बर्गर कॉस्ट, ठीक है, और यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और 15 ना कर लें। 15,000, 30,000, 45,000, 60,000, 65,000, तो 15,000। वैसे 10-10 भी हो सकता था, है ना। चलो खैर, अब तो जो होना था वो हो गया, ठीक है। अब अगर 30 बच्चे जाते हैं तो कॉस्ट कितनी आ रही है बर्गर की? अच्छा, अगर कोई ना जाए तो फिर तो जीरो है ना। अगर 30 बच्चे जाए तो कॉस्ट पड़ती है 24, तो यहाँ पे करके कहीं बीच में 15 है ना, 7.5 यहाँ बनेगा, तकरीबन ऐसे अंदाजे से लगा रहा हूँ, ठीक है ये। और अगर 50 बच्चे जाते हैं तो कॉस्ट बढ़ के कितनी हो जाती है? 40,000। और अगर ऊपर चला गया, 70 बच्चे जाते हैं तो कॉस्ट कितनी हो जाती है? 56,000। तो ये एक इंक्रीजिंग ट्रेंड आपको नजर आ रहा होगा। बाकी ये मैग्नेटिक लाइन अभी लगेगी तो मैं नुक्ते सीधे कर लूंगा फिर इंशाल्लाह, ठीक है ना। ये ऐसे करके तकरीबन बनानी है ना। तो अब ये मैग्नेटिक लाइन है, इसने फौरन नुक्तों को अपनी तरफ खींचा। ये देखें, चेक किया मेरा ग्राफ। तो बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बढ़ने से जो कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है उसको हम क्या कहा करते हैं जी? वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन ये अगेन टोटल के अंदर आपने डिसीजन लेना है, ठीक है। इन टोटल
तो ये क्या है जी, टोटल बर्गर कॉस्ट, इसको आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है ये, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है जी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर ग्राफ से देखकर आप पहचानना चाहें तो ये ग्राफ ऐसे 0 से बढ़ता चला जा रहा है, इधर यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं, कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, ठीक है, सही है। लेकिन दूसरा भी इसका बिहेवियर देख लें, पर स्टूडेंट क्या हिसाब बनेगा, पर स्टूडेंट क्या हिसाब बनेगा, सेम ही रहनी है। अज्यूमिंग मैंने कोई डिस्काउंट, बर्गर वाले ने कोई डिस्काउंट नहीं दिया हमें, ठीक है ना, हाँ ये ना कहना सर डिस्काउंट दे देगा, देगा तो वो उसको वो देखेंगे, वो स्टेप ले जाती है, वेरिएबल कॉस्ट का भी स्टेप है, डाउनवर्ड भी तो स्टेप हो सकता है, स्टेप सिर्फ अपवर्ड थोड़ी होता है, चेंज हो सकती है वो। लेकिन हमारे इस पहले सवाल के अंदर जब बिहेवियर सिखा रहा हूं तो मैंने इन दोनों चीज़ों को क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट। इन तीनों लेवल्स के ऊपर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में कोई फिक्स कॉस्ट में स्टेप नहीं है, कोई वेरिएबल कॉस्ट में भी स्टेप नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई महंगाई सस्ताई नहीं है, ओके। तो चेक कर लो, सी क्या है, टोटल बर्गर कॉस्ट, ठीक है, 24,000, इसको डिवाइड करें 30 से तो क्या आता है, अच्छा 40,000 को डिवाइड करें 50 से तो, और 56 को 70 से डिवाइड करें तो भी, ये अब इंशाल्लाह कल करेंगे हम इंशाल्लाह। तो अभी मैं एक और ग्राफ आखिरी बना लूँ, फिर इसकी डेफिनेशन पढ़ाऊँ, फिर आपकी छुट्टी, तेरी मेरी कुट्टी। तो कल तक के लिए ओके, कल फिर दोस्ती कर लेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, क्या इधर जी क्या लेना है हमने, पर स्टूडेंट बर्गर कॉस्ट। तो 200, 400, 600, 800, 1000, ये रुपीज़ में बन रहा होता है ना, इस तरफ रुपीज़ पड़े हैं, इस तरफ क्वांटिटी पड़ी हुई है, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, पता ही है आप। हाँ जी, तो अगर 30 बच्चे जाएंगे, अगर कोई बच्चा नहीं जाएगा तो कोई कॉस्ट नहीं है, 30 बच्चे जाएंगे तो पर स्टूडेंट कॉस्ट कितनी है, अगर 50 जाएं तो, 70 जाएं तो, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर स्टूडेंट, बर्गर कॉस्ट है ना, वेरिएबल कॉस्ट है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है एक गिवन एक्टिविटी लेवल में, डिस्काउंट अगर नहीं हो किसी किस्म का, ठीक है जी। तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर ये होता है, ठीक है। ये पर स्टूडेंट बर्गर कॉस्ट जो है इसको पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हैं हम, ठीक है जी। तो ये पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है, सही है। अच्छा आप सुनो, ये दोनों डेफिनेशंस पूरी हो गई। फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो इन टोटल कांस्टेंट रहती है एक गिवन एक्टिविटी लेवल में, लेकिन पर यूनिट चेंज होती है इनवर्स प्रोपोर्शन में आउटपुट के वॉल्यूम के। जबकि टोटल ये वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो इन टोटल इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन वॉल्यूम, डिक्रीज होगी डिक्रीज इन वॉल्यूम से, पर यूनिट क्या रहती है, कांस्टेंट, ठीक है। तो अब ये डेफिनेशन भी पढ़ लें। तो वैसे ही होमवर्क जो है वो 40 मिनट का हो गया, वो पैकेज भी तो चल रहा है ना, रमज़ान ऑफर, रमज़ान पैकेज चल रहा है, बड़ी बचत, और जमाइया ना लो, नूसत दिला रहे ऐसे काम। ये देखो वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट, यार देख ले इधर क्या मसला हो गया उस्ताद जी, क्या हो गया मसला यार, पहले ही दिन मसले शुरू हो गए हमारे हैं। वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट which change in total in direct proportion to change in activity level. However, per unit variable cost does not change by change in activity level. Note क्या लिखा हुआ है, activity level can be units, hours, मशीन के हों, लेबर के हों, सेल यूनिट्स हो सकते हैं, सेल रेवेन्यू, यानी कि एक्टिविटी लेवल कोई भी हो सकता है, कोई एक चीज़ वो ले सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, नाम से लिखा हुआ है,
सेलमैन का कमीशन नॉर्मली वेरिएबल होता है, एक यूनिट के हिसाब पर यूनिट भी हो सकता है या परसेंटेज ऑफ सेल भी हो सकता है, पर होता वेरिएबल ही है। सेल होगी तो कमीशन आ जाएगा। सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट अगर यही सेलिंग सैलरीज वेजेस सेलिंग एक्सपेंस टोटल में आ जाए, पर मंथ पर एनम आ जाए तो फिक्स बन जाता है। यही पर कोई भी खर्चा पर मंथ पर एनम अगर आपको गिवन, पर मंथ या पर आर गिवन है तो वो वेरिएबल है, क्योंकि एक यूनिट पर एक है, नहीं है तो नहीं। लेकिन कोई भी कॉस्ट पर मंथ या पर एनम गिवन हो तो वो फिक्स होती है, उसकी निशानी है, तो यूनिट्स के बदलने से नहीं बदल रही। ओके, सेलिंग कॉस्ट इज परसेंटेज ऑफ सेल, डिलीवरी एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बेस्ड ऑन आउटपुट मेथड। तो उधर जरा दूसरे वाला मैंने लिखवाया था, खुद नहीं लिखा था तो मुझे भी लिख लेना चाहिए। कहाँ गया वो? अच्छा वो नीचे था, ये स्ट्रेट लाइन एंड, तो रिड्यूसिंग बैलेंस भी इधर है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन, ठीक है। और आउटपुट मेथड की डेफिनेशन क्या है? वो वेरिएबल है, क्योंकि यूनिट्स बनेंगे तो डेप्रिसिएशन होगी। यानी आपने ये FAR इंट्रो दोनों में पढ़ा होगा कि डेप्रिसिएशन अगर एक बार एसेट पे स्टार्ट हो जाए, जब वो अवेलेबल फॉर सेल यूज हो जाता है तो उस पर डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर वो डेप्रिसिएशन कभी नहीं रुकती, चाहे वो एसेट बंद भी पड़ा हो, आइडल भी पड़ा हो। लेकिन वहीं पे आपने पढ़ा था एक सूरत ऐसी है कि डेप्रिसिएशन रुक सकती है अगर प्रोडक्शन रुकी हो, अगर डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा है? आउटपुट मेथड। तो इसका मतलब यूनिट्स बनेंगे तो डेप्रिसिएशन होगी, ज़्यादा यूनिट्स बनेंगे तो ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी आएगा, ठीक है। अच्छा, तो अगली आखिरी बात, एनी कॉस्ट विच चेंजेस विद वॉल्यूम और एक्टिविटी लेवल, तो ये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अगेन ये एक एग्जांपल है जो अलग से अब आ गई इधर, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, तो टोटल कैसे निकलेगी वो आपने निकाल लेनी, तो ग्राफ आपको नजर आएगा, नीचे बने हुए भी हैं, ठीक है। तो ये फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है। अब उसके बाद कल मैं आपको इंशाल्लाह ये सेमी वेरिएबल और स्टेप फिक्स कॉस्ट कराऊंगा, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट में फिर बाइफर्केशन करना सीखेंगे, क्योंकि हमें इनको अलग अलग निकालना हुआ करेगा सवालों के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ज़िंदगी अगर रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।